वेलकम प्रोटीन्स, वेलकम टू क्लास 9। अब आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास शुरू हो चुका है। आप सबका स्वागत है। पहला चैप्टर हमारे पास है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मज़ा आएगा, नया सीखेंगे हम लोग मिल करके। आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगे मैं आपको अंडरलाइन करा दूंगा, पानी वानी पी करके हाईलाइटर वगैरह लेकर के बैठना, ठीक। उसके अलावा अगर कोई भी क्रियाकलाप है बीच में उसको भी हम लोग देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह आएगा सब कुछ, मतलब यार पूरे चैप्टर का हलवा बना के देंगे आपको। सिर्फ निकलना है, खाना पीना कुछ नहीं है, चबाना उबाना कुछ नहीं है, ठीक। बात समझ गए? वीडियो को एंड तक देख लेना, काम हो जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो साइंस का लेवल आप शुरू करने वाले हैं क्लास 9 में, वो क्लास 8 से काफ़ी अलग है। ये 11th क्लास से रिलेटेड है और यहाँ पर जो कुछ सीखेंगे बहुत ज़्यादा आप रिलेट कर पाएंगे क्लास 11th में, आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ क्लास 9th को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। बोर्ड का प्रेशर नहीं है, बस चिल करो, समझते हुए टाइम दे करके चीज़ों को सीखो, ठीक। यही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर फर्दर फ्यूचर, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूँ डिज़ाइन विज़ाइन के हिसाब से। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने क्या कहा है? पदार्थ कहा है। हर चीज़, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, मैं भी एक पदार्थ हूँ, बोर्ड भी एक पदार्थ है, आप जो देख रहे हैं आप भी पदार्थ है, ये कैमरा, लाइट सब पदार्थ हैं, ठीक है। सब क्या है? पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा है कि जैसे हवा, सांस लेने वाली, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल से लेके तारे, पौधे तक, पशु तक, यहाँ तक कि जो हम पानी की एक बूंद देखते हैं या रेत का एक छोटा सा कण, सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा, कैसे डिसाइड करें कोई चीज़ पदार्थ है या नहीं है? उसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं में एक चीज़ द्रव्यमान और उसके अलावा एक चीज़ स्थान घेरना यानी आयतन होता है, ठीक है। स्टार दिया मतलब इसके बारे में नीचे कुछ दिया रहेगा, देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पदार्थ वही होगा जिसके अंदर क्या होगा सर? द्रव्यमान होगा। आप द्रव्यमान को जो इंग्लिश में मास कहते हैं जिसको, इसका आप वजन समझ लो, ठीक है। हालांकि थोड़ा फर्क है लेकिन समझ लो वजन। आयतन मतलब कोई कितनी जगह लेती है। आयतन का डेफिनेशन ये होता है ना कि कोई चीज़ कितनी जगह लेती है। मैं हवा में खड़ा हूँ, हवा में कितनी जगह ले रहा हूँ, 3D है ना, हाइट हाइट विड्थ और लेंथ मिला करके ये हवा ही है आपके रूम में, वो कितनी जगह ले रहा है। पानी है एक बाल्टी में, मान लीजिए थोड़ा सा आधा है, जितना भी पानी है वो पानी कितनी जगह ले रहा है। वो हवा, वो पानी, वो इंसान, हर वो चीज़ कोई जगह ले रहा होता है, वो सब के सब पदार्थ हैं, ठीक। और जिसके पास कुछ वजन है, अभी क्या इसके पास वजन है? जवाब है यस। चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, क्या ये कोई जगह लेता है? जवाब है यस, बिल्कुल जगह लेता है। ऐसे ही क्या हवा कोई जगह लेता है? हवा जगह लेता है भाई। क्या हवा के पास वजन है, वेट है, मास है? यस है। तो कुल मिलाकर के वो भी क्या हो गया सर? वो आपका पदार्थ हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पदार्थ समझ गए, मतलब हर चीज़ पदार्थ ही है, इमोशन छोड़ करके। आगे क्वेश्चन आएगा तो और अच्छा हो जाएगा क्लियर। प्राचीन काल से मनुष्य ने अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था। अब जो पुराने लोग थे, भारत के दार्शनिक लोग जो थे, वो लोग सोचते थे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे पहुंच तक है, जो हम सोच सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें 5 ही चीज़ें हैं या 5 ही किस्म की चीज़ें मिलकर के सभी क्या बने हैं? सजीव बने हैं, सभी निर्जीव बने हैं। क्या उसको पंचतत्व कहा गया था? वो पंचतत्व क्या था? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, यही 5। अब उनके अनुसार जितने भी सजीव निर्जीव हैं वो सभी ये 5 तत्व से ही क्या है? बने हुए हैं। अब उस समय जो यूनानी दार्शनिक वगैरह भी थे वो भी पदार्थ को इसी प्रकार जो है बांटते थे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी क्या कह सकते हैं, उन लोगों के हिसाब से एक अच्छी खोज थी। बट आज के टाइम पे ये काम नहीं करता है बच्चों, क्योंकि आज हमारा साइंस एडवांस हो चुका है। ओके, आधुनिक वैज्ञानिक जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ को जो है 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, उसके भौतिक गुणधर्म के हिसाब से और उसके रासायनिक गुणधर्म के हिसाब से। यह अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग पदार्थ को 2 किस्म से पढ़ते हैं, उसके भौतिक गुण के हिसाब से, उसके रासायनिक गुण के हिसाब से। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान लेंगे, अर्जित करेंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे लेवल का, जो क्लास 8 तक आपने नहीं देखा था वैसे लेवल का। हालांकि कुछ चीज़ें आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, रिलेट कर पाएंगे, बट जो चीज़ें आएंगी कुछ नहीं भी आएंगी, बहुत अच्छा खासा। अब कह रहा है पदार्थ के जो रासायनिक पहलू हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे ऊपर क्लासेस में, अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो आयतन के ऊपर लगा था ना स्टार के बारे में बता रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है उसके अनुसार जो आयतन का मात्रक है वो लीटर है, ठीक। घन मीटर क्यूब है, सॉरी 1 घन मीटर क्यूब है आयतन का, जो एसआई पद्धति के हिसाब से। हम जानते हैं कि यूनिट एसआई अलग होता है, ऐसे और भी यूनिट्स होते हैं। लंबाई को हम मीटर के अलावा भी तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापते हैं ना, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर है। वैसे एसआई क्या हमारा? घन मीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर घन मीटर है यानी मीटर क्यूब। अब यहाँ पर कह रहा है कि आयतन को मापने का जो साधारण मात्रक है वो लीटर है। लिक्विड है तो लीटर से नापते हैं। 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब।
उसके अलावा जो 1 लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है और एक जो मीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इस तरीके से उसका अलग अलग यूनिट आपको दिया हुआ है, एक बार गौर कर लीजिएगा। वैसे तो डायरेक्ट एग्जाम में इस तरह से पूछे नहीं जाएंगे। अब हमारा असल टॉपिक शुरू हो रहा है, वो क्या है कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। क्योंकि हम भौतिक गुण के बारे में पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो भौतिक स्वरूप के बारे में ही यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज जो हमारा यहाँ पर आया है वो है पदार्थ के कणों से, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पहला आपको जो एक कंसेप्ट दिया जा रहा है, अब एक ही चीज को आप दिमाग में बैठा लेना पदार्थ के बारे में कि ठीक है हमारे आसपास की चीजें पदार्थ तो है सब कुछ, लेकिन क्या कैसा है ये पदार्थ? तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये कण बहुत छोटे छोटे कण है जिनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी छोटे कण है ये। कहा गया कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक क्या था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, मतलब सतत सॉलिड है ना, रेगुलर ऐसा टाइप का होता है। परंतु एक दूसरा विचारधारा भी था, एक दूसरा ऐसा भी मानते थे कि पदार्थ जो होता है ना वो रेत की तरह कणों से मिलकर बना होता है। 2 तरह के कंसेप्ट थे। एक तो यह है कि पदार्थ जो होगा वो बिल्कुल रेगुलर होगा, जैसे लकड़ी वकड़ी होता है कि कोई छोटे छोटे कण दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। लेकिन दूसरा था नहीं, जो बालू में जैसे छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, पदार्थ हर एक पदार्थ ऐसे छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के इस स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि आखिर ये कौन सा कथन सही था, कौन लोग सही थे। ठीक है, क्रियाकलाप आपको दिया हुआ है। करना क्या है, देखो 100 मिलीलीटर बीकर का एक बीकर लेना है, डब्बा उब्बा ले लेना भैया कोई भी। अब इसमें क्या करना है, पानी वानी भर लेना है। उसके अलावा इसको मार्क कर लेना है। मान लीजिए इसमें आपने पानी भर लिया यहाँ तक आपने इसमें मार्क कर लिया। आप हाइलाइटर वगैरह से, कोई मार्कर वगैरह से मार्क कर लीजिएगा पतला सा। उसके बाद इसमें ना थोड़ा सा नमक या चीनी, 1-2 चम्मच नमक या चीनी घोल दीजिएगा। नमक चीनी 1-2 चम्मच घोलने के बाद भी आप देखिएगा क्या जो पानी का लेवल था आपने जहाँ तक मार्क किया था, क्या वो बढ़ा है? क्या पानी आपका ऊपर हुआ है? क्या पानी आपका बढ़ा है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप 2 चम्मच पानी मिला भी दीजिएगा इतने पानी में, 2 चम्मच चीनी मिला भी दीजिएगा, 2 चम्मच नमक मिला भी दीजिएगा, तो आपका जो पानी का लेवल है वो उतना ही रहेगा, वो पानी बढ़ेगा नहीं। अगर गिलास में पानी आपका इतना था तो अभी 2 चम्मच चीनी मिलाने के बाद भी आपका पानी इतना ही रहेगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो जो चीनी था वो एडजस्ट हो गया इसी में कहीं, है ना, क्योंकि वो भी तो स्थान घेरा होगा। पदार्थ है, चीनी भी पदार्थ है, नमक भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है। जिस तरीके से पानी ने जगह घेरा उसी तरीके से चीनी ने जगह घेरा होगा, उसी तरीके से पानी ने नमक ने जगह घेरा होगा। लेकिन वो चीनी वो नमक गया कहाँ, है ना, वो चीनी वो नमक कहीं शायद एडजस्ट हो गया ना इसके बीच में। चलो इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें इस विचार का स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चलिए हम चित्र देखते हैं। ये देखो हुआ क्या, फोटो देकर के आपको समझाने की कोशिश की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये पहले पानी था, ये मान लीजिए पानी का छोटा छोटा ये सब बूंद को दिखाया गया, ठीक है, कि पानी के कण है मान लीजिए। अब आपने इसमें जो नमक या चीनी मिलाया उससे कण हो गए ये सब, ये जो दूसरे कलर के दिखाया गया ये सब कण, ठीक है, ये कण आ गए। अब देखो उस पानी के कण के बीच में जो जगह खाली थी उस खाली जगह सब में क्या हो गया सर, ये जो नमक चीनी का आपका जो कण था, जो भी एक चीज़ आपने मिलाया था या दोनों भी, तो वो सब क्या करा, इनके पानी के कणों के बीच में जो जगह था वहाँ पर एडजस्ट हो गया घुलने के बाद, है ना। इसी वजह से पानी नहीं बढ़ा बल्कि उसके बीच में जो खाली जगह था, है ना, वो एडजस्ट हो गया। अब ये खाली जगह क्यों था? क्योंकि पानी क्या है, एक तरह का लिक्विड है, वैसे तो सॉलिड में भी होता है बट बहुत कम होता है। तो कहीं ना कहीं जो पदार्थ होते हैं वो इस तरह से छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है। और कणों के बीच में खाली जगह भी होती है, खास करके किस में, खास करके लिक्विड में, खास करके गैस में अच्छा खासा जगह भी होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम फिर कुछ आगे पढ़ते हैं क्या, कि जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों को क्या कर जाते हैं, समावेशित कर जाते हैं। वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि फिल हो जाते हैं, है ना, भर जाते हैं। इसीलिए पानी का लेवल नहीं बढ़ा। इससे समझ में आया कि वो एक कण से बने हुए हैं। थोड़ा यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हुआ। और देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, ठीक है, कण से तो बने होते हैं, लेकिन ये कण कितना छोटा होता है भाई, क्या इतना बड़ा, कितना बड़ा होता है आखिर। इसके लिए आपने क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है बच्चों वो पर्पल होता है। कैसा होता है, बैंगनी कलर का होता है बच्चों। मेरा भी जो कलर है वही ये वाला, तो ये पर्पल कलर का होता है। मेरा भी थोड़ा पसंदीदा कलर है, मोबाइल के कवर मेरा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा 100 ml पानी में इसको घोल लेना है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाता हूँ। अब देखो क्या करा है, 100 ml पानी लिया, उसमें थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट घोला है। उसके बाद इसका कलर हो गया पर्पल, पानी था पर्पल हो गया। अब फिर क्या किया है, इसमें से देखो इस 100 ml में से सिर्फ 10 ml निकाला है और फिर 90 ml पानी में मिला दिया है। 90 ml नॉर्मल पानी में, सादा पानी में, रंगीन वाला में नहीं। इसमें से 10 ही ml लिया। पहली बात तो यह कि 100 ml मान लीजिए इतना सा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था थोड़ा सा। अब इसमें से ये पूरा ही इतना पोटेशियम परमैंगनेट इतना पूरा मिला हुआ था,
इतना पूरा में से अगर इतना ही पानी लिए 10 ही ml लिए 100 ml उसमें, तो इसका 10 हिस्सा करके एक हिस्सा पोटेशियम परमैंगनेट जो यहाँ पर गया होगा, है कि नहीं है। अब इसका जो कि एक इतना सा था, मान लो एक चुटकी था, उसमें से 10 हिस्सा करके एक हिस्सा इतना से गया होगा, इतना सा इसमें है, इसको मिला दिए फिर 90 ml, फिर में 100 ml हो गया। अब फिर 100 ml में से इतना लिया, मतलब वो चुटकी भर जो था उसका भी 10 हिस्सा करके एक हिस्सा यहाँ पे होगा, उसको फिर 90 ml मिला दिया, तो फिर इतना हो गया कलरफुल। अब वो चुटकी का 10 हिस्सा में से जो छोटका चुटकी बचा था उसका फिर 10 हिस्सा करके एक हिस्सा लेकर के फिर मिला दिया, तो फिर भी रंगीन हो गया। कितना छोटा हो गया, उतना सा चिंदी सा, उतने से पोटेशियम परमैंगनेट ने पूरा 100 ml पानी को क्या कर रखा है सर, कलरफुल कर रखा है। वो अलग बात है कि ये पर्पल से पिंक तक पहुंच जाएगा, बट अभी भी कलरफुल है पानी, या शायद इसके बाद भी होता रहे अगर आप करेंगे तो थोड़ा बहुत, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या पता चलता है कि पदार्थ का कण कितना छोटा होता है भैया, कि उतना सा पदार्थ का कण इतना सारा पानी में फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ, तभी ना पूरा का कलर चेंज है। अगर कहीं एक जगह रहता तो वहीं का ना खाली कलर चेंज होता, पूरे में जो चेंज है इसका मतलब क्या है, पूरे में फैला हुआ है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी का बहुत अधिक यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाता है। इससे हमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के लिए केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होंगे। एक छोटा सा क्रिस्टल के अंदर भी क्या होगा, बहुत सारा छोटा छोटा, उससे भी छोटा छोटा, जितना हम बना पा रहे हैं इससे भी छोटा छोटा क्या होगा, कण होगा। इसीलिए तो पूरे पानी में क्या हो गया, ये फैल गया। और उसके अलावा कह रहा है कि ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते होंगे, या और छोटा होता होगा और छोटा होता होगा घुलने के बाद, मिलने के बाद, इसीलिए ये बहुत सारा पानी को रंगीन करता चला जा रहा, रंगीन करता चला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक स्थिति में यह कण और छोटे बाहुओं में विभाजित नहीं किए जा सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि यह विभाजित होता रहेगा। मुमकिन है कभी ऐसा हो कि और विभाजित न हो, ऐसा भी पॉसिबल है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम कण को विभाजित नहीं कर पाएंगे उस टाइम हम कह सकते हैं वो होगा हमारे पास परमाणु। क्या होगा बच्चों, परमाणु आ जाएगा बहुत छोटा, और वो परमाणु के बारे में आप आगे इसी चैप्टर में, इसी क्लास में, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हम दूसरी चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, कि आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो भी लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी जो महक है हमें मिलती रहेगी। यहाँ पर हम सूंघ करके, यहाँ पर देख करके और वहाँ सूंघ करके हम पता लगा पाएंगे कि कैसे थोड़ा सा 2-4 बूंद डिटोल जो है ना, 1000 लीटर पानी को क्या कर दे रहा, सुगंधित कर दे रहा है ना। पानी का हिस्सा लेकर के उसके दूसरे पानी मिला दे रहे, फिर मिला दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं उसका सेंट फैलते जा रहा है। इसका मतलब क्या, उसके कण है तभी तो उसका सेंट अभी तक बाकी है। अब यहाँ पर कह रहा है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बारे में तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं बच्चों, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण। अब और गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। पदार्थ के कण के बारे में 2 चीज़ हमने पढ़ लिया अभी तक, क्या कि पदार्थ के कण होते हैं, यानी पदार्थ कण से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे, जैसे ये एक पदार्थ है, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि ये कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटे, हमारे नंगे आंखों से दिखाई नहीं देगा, उससे बहुत छोटे मेरे भाई। यहाँ पर या उसकी बहन लोग जो भी है, पदार्थ के कणों के बारे में और हम गुण पढ़ेंगे। पहला क्या दिया है बच्चों, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कण तो समझ गए कि इतना फिक्स हो गया, यहाँ तक कि कण तो होते हैं भैया, इतना समझ गए, कण तो होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसके कण के बीच में स्थान भी होता है, जैसे कि हमने चीनी मिला करके देखा था कि पानी के बीच के कणों के बीच में वो जगह ले लिया था। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा, थोड़ा देखते हैं। वही क्रियाकलाप 1 में कहा गया कि आपने जो नमक डाला था उसमें क्या हुआ, शर्करा डिटेल या पोटेशियम परमैंगनेट कण कैसे हो गए, पानी में कैसे मिल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ का कण दूसरा पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है। नींबू पानी बनाते हैं, थोड़ा सा नींबू डाले हैं 1 गिलास पानी के अंदर, गिलास के किसी भी हिस्से में से आप पानी पिएंगे तो वहाँ पे आपको उस नींबू का स्वाद मिलेगा। क्यों, क्योंकि उस नींबू का जो कण है वो वहाँ भी पहुँचा हुआ है। यहाँ पर वही कह रहा है कि नींबू पानी बनाते हैं तो पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है सर, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का जो कण होगा, पानी के कण के बीच में क्या होगा सर, पानी के कण के बीच में ये जो आप देख पा रहे हैं स्पेस होगा, जगह होगी, ठीक है। दूसरा गुण क्या कह रहा है, पहला गुण यह हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। दूसरा गुण क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट VVI, 1 नंबर पदार्थ के कणों के बीच में जगह होती है। 2 नंबर पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। ये जो सॉलिड चीजें हैं ना, जो लग रहा है कि इसके कण नहीं हिल रही, इसके कण भी हिल रहे होते हैं। पदार्थ के कण हिलते हैं। मान लीजिए कि आपका पानी है ना, इस पानी के अंदर जो पदार्थ हैं उस पदार्थ के कण हिलते डुलते रहेंगे। इसका अभी क्या दिया गया है, क्रियाकलाप दिया गया। इससे आप समझ जाइएगा इस चीज को, देखिए बहुत अच्छे से। करना क्या है,
किसी एक कोना में आपको बुझा हुआ अगरबत्ती रखना है, उसका सेंट तो आपको दूर से आएगा नहीं। अब अगरबत्ती को जला देना है। अगरबत्ती जलाने के बाद मान लीजिए एक कोना में आप अगरबत्ती जलाइएगा और किसी दूसरे कोने में भी आप खड़े हो जाइएगा तो आपका अगरबत्ती का सेंट मिलेगा। कैसे कैसे आखिर अगरबत्ती का सेंट यहाँ से वहाँ पहुँचा है? तो हुआ यूँ कि अगरबत्ती से जो धुआं निकला, क्या हुआ, जो धुआं निकला, इसके धुआं के जो कण होंगे, यही कण क्या होंगे, हवा से उड़ करके आपके नाक तक पहुँचे होंगे, तभी अगरबत्ती का सेंट आपके नाक तक पहुँचा है। तो अगर अगरबत्ती का कण मूव नहीं करता, अगर वो हिलता डुलता नहीं रहता, तो क्या आपके नाक तक पहुँचता? जवाब है नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि हिलता डुलता रहता है, इसीलिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और क्रियाकलाप दिया है, जल से आपको 2 गिलास का बीकर लेना है, जल से भर देना है, पानी भरना है। ऐसे लिखिए, ये वाला और ये वाला आपने 2 ठो ले लिया। एक में क्या करना है सर, 1 बूंद आपको लाल स्याही इंक डाल देना, माना दोनों पानी है, दोनों में पानी है, ठीक है, इसमें आपको इंक डाल देना है। दूसरे में कह रहा है कि शहद डाल दें, इसमें थोड़ा शहद डाल देना है। जाहिर सी बात मैंने नीचे इसलिए दिखाया कि शहद सॉलिडली नीचे बैठ जाएगा। एक में आपने इंक डाला, एक में आपने शहद डाला। अब आप दोनों को देखेंगे गौर से, क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर के बाद जो वो रंग है ना, वो आपको फैलता हुआ दिखेगा। आप उस रंग को देख पाएंगे फैलते हुए, हालांकि उसका आप आराम से डालिएगा, लेकिन आप देखेंगे कि रंग कैसे फैलते 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 एक टाइम के बाद पूरे पानी को रंगीन कर देगा। पूरे पानी के अंदर वो रंग फैल जाएगा। इससे क्या पता चला कि भाई उसका जो कण है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। रंग का जो कण है, रंग एक पदार्थ है, पदार्थ के जो कण है वो क्या कर रहे हैं, हिल डुल रहे हैं, लगातार गतिशील हैं, तभी तो फैला। शहद वाले केस में, अब शहद अचानक से तो एकदम से गिरते ही फैल नहीं जाएगा, लेकिन उस शहद को आप छोड़ दीजिए, 1 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद उस पानी को आप बिना हिलाए छोड़िए भाई, मतलब ऐसे ही खाली शहद डाल के छोड़िए। 1 दिन के बाद आप थोड़ा सा उसके चेक करके देखिए, आप पूरे गिलास के पानी के किसी भी हिस्से को पाएंगे कि वो थोड़ा सा शहद वाला टेस्ट आ चुका है, मीठा हो चुका है। कैसे हो गया? वो शहद का कण क्या हो गया, हिलते डुलते, हालांकि वो थोड़ा स्लो हुआ कलर के कंपेयर में, लेकिन हिलते डुलते क्या हो जाएगा, पूरे गिलास के पानी में पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। चलिए, अब हमारे पास ये क्रियाकलाप भी हमें बता दिया कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत के बाद आपने क्या देखा कि वो फैलने लगा। शहद की बूंद डालने के तुरंत के बाद आपने क्या देखा, तुरंत बाद तो उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन लेट से जरूर पता चलेगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन लगे या घंटे लगे, 2-4 घंटे में फैल जाएंगे, लेकिन शहद में टाइम लगेगा। मैंने कहा पूरे दिन रख दो। एक और क्रियाकलाप बच्चों, क्या आपने क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी और दूसरा ठंडा पानी। ये गर्म पानी है, मान लीजिए ये ठंडा पानी है, ठीक है, ये हो गया गर्म, ये हो गया ठंडा, ले लिए। अरे भैया, अब क्या करना है, पोटाशियम परमैंगनेट डालना है। फिर से पोटाशियम परमैंगनेट इसमें भी डालना है, ब्लू कलर का नहीं, पर्पल कलर का डाल दिए दोनों में। अब क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें, दोनों क्रिस्टल बैठेगा। क्रिस्टल मतलब सॉलिड फॉर्म में, किसी आकार है ना। अब कह रहा है गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा फैलता हुआ दिखाई देगा। समय बीतने पर क्या होता है, लगता है पूरा कलरफुल होना शुरू हो गया। इस ठोस और द्रव के कणों के बीच बारे में क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि ठोस के जो कण है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है। किसमें, पानी के अंदर। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे? जवाब है यस। जो गर्म पानी होगा बच्चों, उसके अंदर जल्दी आप देखेंगे कि वो जो रंग है फैल जाएगा। जो ठंडा पानी होगा बच्चों, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। ज़्यादा फर्क ना हो तो भी फर्क ज़रूर होगा, इतना तो तय है। गर्म पानी के अंदर जो कण होते हैं, जिसके अंदर गर्मी होती है, जिसके अंदर ऊष्मा होती है, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा है बच्चों। क्या है? ऊर्जा है। जब वो ऊर्जा होगा, एनर्जी होगी, तो क्या होगा, उसके अंदर ज़्यादा मूव करने की पावर होगी, ज़्यादा क्षमता होगी। इस तरीके से जो ठंडा पानी है उसमें ऊष्मा कम है, जिसकी वजह से उसे मूव करने की पावर कम होगी। तो जो गर्म पानी होगा उसमें क्या होगा, जल्दी फैलता हुआ दिखाई देगा आपको, जबकि जो ठंडा पानी होगा उसमें थोड़ा हमको स्लो दिखेगा ये प्रोसेस। यही यहाँ पर समझना था। आगे बढ़ते हैं। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी पदार्थ उतने ज़्यादा मूव करेंगे। इसीलिए तो जब आप पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एकदम जो पानी हिलता डुलता रहता है वाइग्रसली, जिस तरीके से वो पूरा खलबलाता रहता है, उसके पीछे का रीज़न है ऊर्जा। उसके पास इतनी ऊष्मा हो गई कि उसके कण क्या हो रहे हैं भैया, एकदम से जंग शुरू कर दिए हैं। आगे देखें, उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में जो कि 1.3, 1.4, 1.5 भी जो हम लोग देखे, कह रहा है कि हम उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो अब इसको आप अंडरलाइन कर लो। क्या? नंबर 1, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, चलने फिरने की एनर्जी। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अभी जो हमने देखा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तभी तो गति बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा, गति जो हम लोग मान लीजिए हमें अगर दौड़ रहे हैं गतिज ऊर्जा कर, हम ज़्यादा तेज से दौड़ रहे हैं मतलब ज़्यादा गतिज ऊर्जा लगा रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ, ये देखिए,
ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंततः मिश्रित हो जाते हैं। मैंने शहद के बारे में कहा था कि आप उसको हिलाइए डलाइए नहीं, रख दीजिए, अपने आप मिश्रित हो जाएगा दोनों, क्योंकि शहद के कण भी भाई दौड़ धूप करेंगे, वो भी नटखट है, और पानी के कण भी नटखट है, दोनों तो एक दूसरे के साथ भैया रहेंगे ही, ऐसे सुकून से बैठ नहीं सकते एक जगह, वो लोग हिलते डुलते रहेंगे ही, और एक टाइम के बाद वो मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इतना। आगे बढ़ते हैं। दो विभिन्न पदार्थों का, अच्छा ओह ज्यादा ऊपर कर दिया क्या, जोश जोश में बच्चों, खुशी से है ना। तीनों क्रियाकलाप में हमने ये देखा कि पदार्थ कण अपने एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, मिक्स ऐसा होता है क्योंकि उसके बीच में जगह होती है, ये हिलने डुलने की जगह होती है। अगर जगह ही नहीं होता तो ये हिलते डुलते भी नहीं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दो विभिन्न पदार्थों का खुद ब खुद मिलना विसरण कहलाता है, क्योंकि ये चीज आपको बायोलॉजी में भी ये वर्ड यूज होता है, डिफ्यूजन कहते हैं इसको इंग्लिश में बच्चों। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। आपने मिक्स नहीं करा, आपने बस एक दूसरे को एक साथ छोड़ दिया, अब वो आपस में खुद ही मिक्स हो गए, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। क्योंकि जैसे अमीबा एक छोटा सा जीव है, उस जो खाना पीने का जो उसका सिस्टम है ना, वो डिफ्यूजन से होता है बच्चों। इसीलिए मैंने कहा कि बायोलॉजी में भी आएगा, और क्या दफा इसका इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, बल्कि अपने आप ही चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, चीज़ें यहाँ से वहाँ चल के चले जाती हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। तो पदार्थ के जो कण होते हैं जब वो स्वतः ही यहाँ से वहाँ मिल जाते हैं तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, गर्म करने पर उसके पास क्या आ जाती है? ऊष्मा आ जाती है, जो कि एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा मिलने पर जाहिर सी बात है कोई भी जो काम होता है वो ऊर्जा के कारण ही होता है। जब अधिक ऊर्जा होगी तो अधिक काम हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है चैप्टर? कैसा लग रहा बताओ? आपको मैं पूरा क्लास 9th पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको साइंस के साथ मैथ भी पढ़ने को मिलेगा। तो बस यार फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है। हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी मेहनत के साथ जितना हो सकता है क्वालिटी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप NCERT जो कि खुआ है, दाना है, इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी जो है किताब आप कवर कर ही सकते हैं। ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये दूसरा गुण है। पहला गुण तो ये हो गया कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो गतिमान होते हैं। याद रखिएगा VVI, पदार्थ के कण गतिमान होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी एक गुण है। देखो कैसे, एक खेल का मैदान है, इसमें आपने खेल दिखाया गया, उसमें करना है क्या? 4 समूह बनाने हैं। कितना? 4। एक समूह में करना है ऐसे, जैसे यहाँ पर लड़कियाँ, इसको कोई डांस बोलते हैं, ईद मिशमी है ना, नर्तक, कोई डांस का फॉर्म है जिसमें ऐसे पकड़ करके डांस करते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ग्रुप बना लीजिए 2-4 लोगों का कि ऐसे एक दूसरे के साथ पकड़े, एकदम कमर वमर पकड़ के टाइट से। दूसरा ग्रुप के, अरे आप एक काम करो, हाथ में हाथ फंसा करो। तीसरा ग्रुप के, आपने हाथ पकड़ो, सिर्फ फंसाओ नहीं। चौथा ग्रुप के सिर्फ उंगली पकड़ो आप, मतलब एक दूसरे का, जैसे यहाँ पर एक दूसरे कमर पकड़े हैं, दूसरा बोलेंगे हाथ ऐसे फंसाओ, है कि नहीं? है लिखा हुआ है, देखिए। दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके श्रृंखला बनाए। तीसरा समूह केवल उंगली का सिरा छू करके, है ना। अब चौथा समूह उपरोक्त को वर्णित, अच्छा 3 ही समूह बनाना है मेन, चौथा समूह तोड़ेगा। एक तो कमर पकड़ा है, दूसरा हाथ पकड़ा है एक दूसरे का, ठीक है, और तीसरा सिर्फ उंगली, या तो छू करके या पकड़ करके। अब चौथा जो ग्रुप है उसको ये ग्रुप तोड़ने हैं, उसके बीच बीच से गुजर करके जो 4 लोग एक दूसरे को पकड़े हुए, इसको तोड़ना है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसको तोड़ना आसान होगा? बहुत आसान है। जो लोग सिर्फ उंगली पकड़े हुए थे या उंगली छुए हुए थे, उसके बीच में अट्रैक्शन जो है, उसके बीच में जो पकड़ है वो क्या है? कमजोर है। लेकिन जिसको कमर पकड़े हुए जो लोग, उन लोगों को जो तोड़ना है, उन लोगों को अलग करना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके बीच के जो आकर्षण है वो क्या है? काफी मजबूत है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है? हमें इसी तरीके से पदार्थों में भी कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगे। अब अगला क्रियाकलाप देखो तब समझोगे। क्या? आपने एक कील लेना है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर लेना है। 3 चीजें आपके पास, एक आपके पास कील है, एक आपके पास चौक है ना, और एक आपके पास है ना रबर का टुकड़ा है कि नहीं है? आपने ये 3 चीज लेना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन पर हथौड़ा मार करके, काट करके और खींच करके भंगुर करने का प्रयास करना है, यानी तोड़ने का प्रयास करना है। अब तुम ही बताओ भाई, कौन आसानी से टूट जाएगा? चौक आसानी से टूट जाएगा, उसके बाद रबर, उसके बाद कील, है कि नहीं है? इससे क्या पता चलता है? इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? जवाब मिला कि हमारे पास जो कील है उसके कण क्या है? अधिक एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। और ये क्या है? सॉलिड। वैसे तीनों सॉलिड है। आगे बढ़ते हैं।
क्या एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें, क्या होगा? अगर आप जल लेंगे, एक थाली के अंदर पूरा पानी है, अगर आप उंगली से ऐसे करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं, फिर मिल जाएगा, है कि नहीं है? क्या जल की सतह कटती है? हाँ कटती है, बट वो फिर मिल जाती है आपस में। क्यों मिला? आकर्षण की वजह से मिला। क्यों? एक दूसरे में आकर्षण की वजह से मिला। कह रहा जल की सतह न काटने का कारण क्या है? वही आकर्षण कारण है कि जल के जो कण है, जो पानी है, इसमें जो पानी है, ये पानी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं और ये कण एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या लगा रहे हैं सर? एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींचने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से जैसे आप काटने की कोशिश करते हैं, फिर एक दूसरे को खींच लेते हैं, है कि नहीं है? आइए क्या कह रहा है कि उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं क्या, कि पदार्थ के कणों के बीच क्या करता है? एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अब ये बल हर एक में एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने चौक वाले कील वाले एग्जाम्पल में देखा कि कील को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, जबकि चौक को आसानी से आप तोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं, पीस सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच का जो फोर्स है वो क्या है? कम है। बल क्या है? उसके बीच का आकर्षण बल कम है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आकर्षण बल वैसे तो सभी में होते हैं, गैस में भी इनके होते हैं। आप एक बात बताओ, अभी मान लो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, जितना दूर में मैं हूँ उतना दूर हवा थोड़ी है। मैं आगे बढ़ जाऊँगा तो आप जहाँ पर मैं था वहाँ पर हवा तो फिर आ गया होगा ना, कैसे? कण एक दूसरे को खींच करके ही आए होंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये जो बल है ये हर चीज़ में होता है। ये गैस में भी होता है, ये द्रव में भी होता है, तरल में भी होता है, ये ठोस में भी होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है? पता है, नींद आ रही है बच्चों, नहीं बताना किसी को। लेकिन तुम लोगों को मैं अपने एनर्जी से, तुम पढ़ के जाओ ना, एकदम बढ़िया पढ़ाई करे, टेंशन क्यों ले रहा? नींद में मैं नींद में भी साइंस पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, आई नो, मैं कर लूंगा। देखो भाई, अब कुछ क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करना जरूरी है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा नहीं है? कुर्सी जगह घेरता है, ऑफ कोर्स, वजन है तो पदार्थ है। वायु जगह घेरता, वजन है, पदार्थ है। स्नेह, प्रेम प्रेम, प्यार, प्यार, कितना किलो प्यार करते हो? कितना किलो प्यार करते हो अपने मम्मी पापा से? कितना किलो प्यार करते हो दूसरे की मम्मी पापा की बेटी से या बेटा से? क्या है बता सकते हो? नाप के 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। बोलने को तो ऐसा अल्लाह बाबू इतना बोल दोगे आप, होता है हैं? हाँ, दिल भरता है। अरे जगह, हाँ भाई, ये हमारे सर बोल रहे कि प्यार जगह घेरता, लेकिन वजन का नहीं पता। जगह, वजन भी बहुत होते हैं वैसे मेंटल लेवल पे, पर जगह घेरता क्या? हाँ, दिल भर जाता है। हाँ, जगह तो घेरता है यार। तो ये हो गया हमारा पदार्थ नहीं है। गंध, गंध में पदार्थ नहीं है। देखो, गंध जिस वजह से आया हवा के कारण, तो वो पदार्थ है, लेकिन गंध जो एक तरह का फीलिंग है ना, उसमें कोई पदार्थ नहीं, वो कोई पदार्थ नहीं। घिरना, किसी से नफरत है भाई, है ना, मोहब्बत से ज्यादा नफरत हम बड़ी शिद्दत से करते हैं, तो नफरत भी पदार्थ नहीं है। बादाम, हाँ, अकल खाओ, अकल खाओ नहीं, बादाम खाओ अकल आएगी। तो बाकी घिरना, गंध, इसमें, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि बादाम ऑफकोर्स जगह लेती है और हम लोग नाप तोल के 100 ग्राम ही खरीदते हैं। विचार, विचार में कोई वैल्यू नहीं है साइंस में विचार का। शीत, शीत ठंडा, ठंडा गर्म क्या होता है? ये कोई चीज़ थोड़ी है, ये तो कंडीशन है। नींबू, ऑफकोर्स नींबू पानी का है रे। इत्र का सुगंध, गंध और सुगंध, इत्र का हो कि मोमबत्ती का हो कि अगरबत्ती का कि किसी और चीज़ का, यह पदार्थ नहीं है। हाँ, आओ, हाँ, अरे रे ले, इत्र पदार्थ है। ये अच्छा कंसेप्ट है भाई, इत्र पदार्थ है, क्योंकि इत्र लिक्विड होता है मान लीजिए, है ना, वो तो पदार्थ है क्योंकि वो जगह लेगा, लिखा रहता है ना 10 ml 20 ml, लेकिन उसका जो गंध है वो पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं आखिर 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 ऐसा क्यों होता है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। अभी अभी हमने देखा कि पदार्थ निरंतर गति करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, लेकिन ये पदार्थ के कण का जो गति है वो डिपेंड करता है किस पर? उष्मा पर, एनर्जी पर, ऊर्जा पर। तो हम जानते हैं गर्म खाने में, गर्म खाने के पास ऊर्जा होती है, उष्मा ऊर्जा, है कि नहीं है, जिसके कारण उसके कण अधिक क्या कर सकते हैं? अधिक तेजी के साथ गति करते हैं, जिसके कारण वो अधिक दूरी जा सकते हैं। जबकि ठंडे खाने में उष्मा ऊर्जा की कमी होती है, जिसके कारण उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो भी कम होता है, इसीलिए जो उसकी गंध है वो भी हम दूर से महसूस नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, कि वो पानी काट पाता है और फिर पानी आपस में मिल जाता है।
मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों को क्या क्या विशेषताएं होती है, पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हमने पढ़ा पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। जो मैंने कहा लिख लो, याद कर लेना इसको, ये 4 गुण यहाँ पर वही लिखना है। अगला हमारे पास टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। ले भाई, हमने पहले ही इस चैप्टर के शुरू में ही आपको कहा था कि इसमें हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुणों में एक अवस्था भी आता है, तो हम यहाँ पर अवस्था के बारे में बात करेंगे। आपने वैसे पहले से भी कभी ना कभी सुन ही रखा होगा अवस्था के बारे में। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं, मेनली 3 प्रकार के। कौन से, ठोस, द्रव और गैस। अपने आसपास की चीज़ों को देखो, या तो ठोस है, ठोस ठोस ठोस, मेरा खून निकल रहा था आपसे, द्रव। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। ये जो पदार्थ की अवस्था है, ये जो ठोस है, ये जो तरल है, ये द्रव है, गैस है, ये क्यों है, क्या कारणों से है। अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुण के बारे में बहुत डिटेल से करेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ बात करूंगा नहीं कि क्यों है, क्योंकि वही तो बताया जाएगा हमें आगे। चलो भाई, पहला है ठोस अवस्था। सबने इस नाम को पहले से सुना हुआ है, इसके बारे में कुछ ना कुछ सभी जानते हैं। पदार्थ की जो एक अवस्था है वो क्या है, ठोस अवस्था। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी, छड़, सब क्या है, ठोस है। आपने सबको क्या कर लिया, जमा कर लिया। अब आगे देखते हैं, कह रहा उसके बाद इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार के रेखा चित्र बनाएं, डिजाइन। क्या इन सभी का निश्चित आकार है, जवाब है यस, फिक्स है। आप एक बात बताओ, पहले आप मान लो कि कोई पेन को रबर के आसपास डिजाइन बना दिया, अब उस रबर को आप फिर इधर उधर फेंक दिए, फिर उठा के लाके फिर डिजाइन बनाए, या उसी रबर का डिजाइन जाके दूसरी जगह दूसरे कॉपी में बनाए, तो क्या चेंज होगा, नहीं। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि भैया उसका डिजाइन फिक्स है। रबर को आप रूम में रखो कि जेब में, है ना, बैग में रखो कि माथा पे, भाई रबर तो रबर ही रहेगा, डिजाइन तो वही रहेगा। वही कह रहा है क्या, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। आयतन मतलब कितनी जगह लेगा। रबर को आप चाहे हाथ पे रखो, हथेली पे, या पानी में रखो, चाहे हवा में, कहीं भी रखो, रबर जगह उतना ही लेगा भाई। रबर आप जेब में रखो या फिर आप दिमाग में नहीं, जेब में रखो, कहाँ रखेगा, बैग में रखो। चलो, तो क्या उसका स्थिर आयतन है, यस, जगह हमेशा बराबर लेगा। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, टूट सकता है। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है, अच्छा सवाल है। ब्रदर आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चन। क्या हम रबर को, कील को एक दूसरे के साथ बांध देंगे तो क्या इधर उधर उसका, जो हमने कहा था कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, तो गति करते हुए एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। जैसे कि हमने स्याही डाला था, नील डाला था पानी के अंदर, तो पानी में वो कैसे फैल गया था, शहद कैसे फैल गया था, क्या ये ठोस पदार्थ भी फैलेंगे, जवाब है फैलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ऐसे एकदम इंस्टेंट नहीं फैलेंगे, इंस्टेंट नहीं सोचे हैं, लेकिन सोचेंगे। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड पे आप चौक में लिखते हो ना, या मार्कर से लिखते हो, आप लिख के आ जाना छुट्टी में, जब गर्मी की छुट्टी होगी अगले 20 दिन का, तो और फिर 20 दिन के बाद जाके मिटाने की कोशिश करना, वो आसानी से नहीं मिटेगा। जबकि आप जब लिखते हैं और तभी मिटाएंगे तो इजीली मिट जाता है। रीज़न वही है ना यार, कि वो जो इंक है ना, वो जो है इंक है, वो सॉलिड के अंदर भी थोड़ा थोड़ा क्या हो चुका है, उसके कण अंदर एक दूसरे के अंदर जा चुके हैं, उसके कण कहीं ना कहीं विस्तृत हो चुके हैं, फैल चुके हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं मिट रहा यार, घुस गए हैं। हाँ, तो यस, इसका जवाब है कि संभव है। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है, स्पिंडन पढ़ेंगे क्या, संपीड़न, ठीक है, कंप्रेस करना, तो आप उसको फोर्स ला कर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इसी को हम फोर्स ला कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्या आसानी से कंप्रेस होगा, जवाब है नहीं, नहीं, हाँ नहीं। ऊपर सभी उदाहरण के, ये जो उदाहरण जितने भी उदाहरण क्या हैं, सब क्या है, ठोस के उदाहरण है। अरे यार, जितने भी हमने उदाहरण देखे ऊपर, कितने देखे, किसकी क्या देखे, ये सब हमने ठोस के उदाहरण देखे। चाहे वो कील हो, चाहे वो रबड़ हो, कुछ भी हो। अब यहां पर कह रहा है इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। हम देख सकते हैं कि मतलब किसके बारे में, सॉलिड के बारे में, यानी ठोस के बारे में कहा जा रहा है कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, डिजाइन फिक्स है। आज आप इस पेन को हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, है ना, और फिर कल आकर के देखेंगे तो ये पेन ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना, इसका डिजाइन फिक्स है भाई। स्पष्ट सीमाएं, जितनी जगह आज ये पेन इतना बड़ा था, है ना, कल हमारा मुंह पे यहाँ पे नहीं घुसेगा, इतना बड़ा नहीं हो जाएगा यहाँ से। तथा स्थिर आयतन, यानी नग्न स्पंडित्या, ये मतलब ऐसा कल चुकोट के, है ना, पियक्कड़ जैसा नहीं हो जाएगा। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार की बनाए रखते हैं।
अगर ऐसा होता ना सॉलिड वॉलिड का, तो बेंच हम लोग रख के आते स्कूल में, रखे बेंच कुर्सी वगैरह सब ऐसा डिजाइन के रख के आते, सॉलिड है वो सब, अगले दिन जाते सब पसरा हुआ, सब फैला हुआ। तो यहाँ पर क्या रहा है कि बल लगाने पर ठोस टूट सकता है लेकिन इनका आकार नहीं बदलता आसानी से, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो हम ये सब कह सकते हैं कि सब ठोस के गुण होगा, इसको आप अंडरलाइन कर लो। आकार इसका फिक्स होगा, इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी है, अस्पंडिता है, वो बहुत कम है। ये आयतन भी बराबर लेता है, चाहे इसको आप कहीं पर भी रखो बराबर जगह लेगी, है ना। यहाँ पर वही कह रहा है कि आयतन काफ़ी फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स होता है, ये बल लगाने पर जो है ये टूट जाएगा लेकिन आकार आसानी से नहीं बदलेगा, है ना, दृढ़ होता है। तो ये सब इसका क्या हो गया सर, गुण हो गया। आप चाहे तो इसको अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल डाला जा रहा है, जवाब दीजिएगा। रबर का बैंड क्या माना जाएगा, क्या खींच करके इसका आकार बदला जा सकता है? आपने अभी कहा कि जो सॉलिड होते हैं उसका आकार फिक्स होता है, लेकिन रबर का बैंड खींच देंगे तो उसका डिजाइन नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल। क्या इसका, तब इसको हम क्या ठोस कह सकते हैं? जवाब है हाँ, कह सकते हैं, अभी आएगा। विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक का जो आकार हो तो बदल जाता है। भाई बर्तन के जैसा ही आकार हो जाता है। मान लीजिए आप जिस बर्तन में चीनी को रखिएगा, शीशा के बर्तन गोल है तो गोल, मटोल है तो मटोल, गोल मटोल, है कि नहीं है, चिपटा है तो चिपटा, थकचा होता है थकचा, थपचू है तो थिपचू। तो क्या इसका मतलब हुआ कि चीनी सॉलिड नहीं है? चीनी तो आकार बदल लिया अपना, गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता, आकार नहीं। आकार कौन बदलता है रे? हैं? हीरो लोग फिल्म में बदलता है, कभी मोटका हो जाता है, कभी बॉडी बना लेता है, कभी पतला हो जाता है एक के फिल्म में। हम लोग मोटका हो गए तो मोटका, पतला हो गए तो पतला, ना इधर के रहे सनम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है, तो क्या ये ठोस है? जवाब है यस है। स्पंज के बारे में कह रहा है, फॉर्म कह लो, है ना। उसको आप दबाते हो, है ना, उसको आप अच्छा कंप्रेस भी कर सकते हो। अभी हमने कहा कि जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, उसका हम अस्पंडिता कम होती है, उसका हम लोग नहीं ठोक सकते। संपीड़ित, संपीड़न, कंप्रेसिबिलिटी उसमें कम होती है, उसका हम लोग नहीं दबा सकते। यहाँ पर तो फॉर्म को, सीट होता है ना साइकिल का सीट, फॉर्म कैसा आसानी से दब रहा होता है, तो वो कैसे फिर सॉलिड है? इसका जवाब भी आगे खुद ही दे दिया है किताब वाला, हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। देख, ये सभी ठोस होते हैं, क्यों? क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, लेकिन जब आप उस फोर्स को खींच के रखे थे तभी ना, छोड़ दीजिए फिर पहले जैसा पुनः अपने मूल आकार में आ सकता है। अत्यधिक बल लगाने पर ये टूट जाता है भैया। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, जार मतलब डब्बा उब्बा, तो डिजाइन भले ही उस डब्बे का आ जाएगा, बट अगर आप उसका आकार को देखिएगा तो उसके क्रिस्टल को लीजिए, मतलब इतना सारा नमक नहीं लीजिए, नमक का एक टुकड़ा लीजिए, चीनी का एक टुकड़ा लीजिए, एक चीनी के टुकड़ा का जो डिजाइन है वो फिक्स होगा। उसको आप चाहे भाई बर्तन में रखो या प्लास्टिक में, जो चीनी का वो डिजाइन है वो फिक्स रहेगा। तो आप उस हिसाब से देखो ना, आप ग्रुप में देख रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो सॉलिड है, वो अपना आकार नहीं बदलता है, उसका आयतन निश्चित है, उसका आकार निश्चित है। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आप मान लो कोई स्पंज है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होता है बच्चों, छिद्र होता है। इस छिद्र सब में हवा होता है ना। अब जब इसको आप दबाते हो तो वो हवा निकल जाता है, तो हवा का जगह खाली हुआ तो उस हिसाब से वो नीचे जाता है, कंप्रेस होता है, संपीड़ना होता है, जो भी होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो सॉलिड है एग्जैक्टली, जो ठोस पदार्थ है एग्जैक्टली उस स्पंज के अंदर, वो नहीं संपीड़ित हो रहा भाई। संपीड़ित तो उसके बीच में खाली जगह था, आपने दबाया तो खाली जगह, बस हवा निकला उधर से। वही कह रहा है कि जब हम दबाते हैं तो वायु बाहर निकल जाते हैं, इससे इसका संपीड़न संभव हो पा रहा है। वो सॉलिड थोड़ी संपीड़ित हो रहा है, आप एक हद तक ही फिर वो दबेगा, जब हवा निकल जाएगा सारा तो उसके बाद नहीं दबेगा। आगे बढ़ते हैं सर। इससे इन तीनों सवालों का जवाब हम लोगों को मिल जाता है। पहला खत्म हो गया, सॉलिड। सॉलिड के बारे में हमने क्या देखा कि सॉलिड जो होते हैं उसका आकार क्या होता है सर, निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, अरे ठीक है। उसका जो आयतन होता है वो भी क्या होता है सर, आयतन भी निश्चित होता है, उसका आयतन भी निश्चित होता है। उसकी जो संपीड़नता जो भी है यानी कंप्रेसिबिलिटी, वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी ऐसे नहीं होगा भाई, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं साला, ठीक है, तो ऐसा हो रखा है। ये सब हमने पढ़ा सॉलिड के बारे में। अब पढ़ते हैं, है ना, द्रव के बारे में। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और अंदर की बात अगर हम कर दें तो सभी तो कण से बने हुए हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो। कण का जो मूवमेंट होता है ना कण के बीच में, एक तो इसके बीच का स्पेस कम होता है, इसके बीच का जो मूवमेंट है, इधर उधर कण भागते रहता है ना, हमने कहा कि गतिशील होता है, भागेगा भी कम, स्पेस कम है तो भागेगा भी कम। इसके अलावा बस स्पेस कम होता है और गतिशीलता भी कम होती है, यानी जगह कम होती है, बीच में खाली जगह और कम होती है। हमने जैसा अभी थोड़ा ऊपर पहले पढ़ा था ना कि जब ऐसा आपने नमक मिलाया था पानी के अंदर तो क्यों घुल गया था, क्योंकि उसके बीच में जगह थी। लेकिन सॉलिड में आप नमक मिलाओ तो जगह कम है, लेकिन है
नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता ना भैया। अब दूसरा हमारे पास है बहुत सुंदर द्रव अवस्था। इसके बारे में एक क्रियाकलाप है, जल, खाना पकाने के लिए तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आप जिस बर्तन में रखोगे उसी का डिजाइन ले लेता है ना। सिलेंडर की सहायता से इनके बर्तनों का 50 मिलीलीटर पर निशान लगा दें। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, किसी बर्तन में ले करके, चाहे आप ये सब चीज़ ले लीजिए और सब में एक निशान लगा दीजिए, चलो ये 50 ml तक है, ऐसे कर लेना है। इन द्रवों को एक फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, इसी को आप मान लीजिए फर्श पे गिरा दिए तो क्या हो जाएगा, ऐसा फैल जाएगा भैया, है ना। बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें, क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। अब इसको फर्श पे फैला दीजिए, एक ठोको मान लीजिए, है ना, क्या कर दिए, फर्श पे फैला दीजिए। फर्श पे फैला देंगे तो ऐसे बहुत ज़्यादा जगह लेगा, फैल जाएगा। अब उसको बर्तन पे डालिए, यानी किसी गोल बर्तन में, किसी 3 कोना बर्तन में, किसी 4 कोना बर्तन में, क्या हर बार बराबर जगह ले रहा है क्या, या किसी गोल बर्तन में ज़्यादा जगह ले रहा है और 4 कोना बर्तन में कम जगह ले रहा है, ऐसा है क्या, नहीं। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है, नहीं, आकार तो एक समान नहीं रहता, उसको जिधर रखते हो वैसे हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा असोसल है। द्रव एक बर्तन को से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है, जवाब है यस। बहना, आप जानते हो कि बहना किसको कहते हैं, यहाँ से वहाँ फ्लो करना, है ना, तो बहता है। अब इससे हम लोग क्या पता चलता है बच्चों, परीक्षण से हमें ये पाते हैं कि, अब देखो अंडरलाइन करना, द्रव का आकार नहीं है, मतलब आकार फिक्स नहीं है। आप जिस बर्तन में द्रव को रखोगे, चाहे वो कोई भी द्रव हो, जैसे ऊपर तेल, पानी और कोल्ड ड्रिंक अलग अलग एग्जाम्पल लिए गए थे, उसका आकार फिक्स नहीं है, नंबर 1। लेकिन आयतन निश्चित है, यानी जगह कितनी लगे ये फिक्स है। भले उसका आकार डिज़ाइन फिक्स नहीं है, वैसा वैसा हो जाता है, लेकिन उसको आप चाहे बाल्टी में रखो या गिलास में, बोतल में रखो, है ना, या जार में, उसका जो जगह लेने का क्षमता है, जितनी जगह उसको लेनी है वो लेगा, है ना, वो फैल के लेगा, लेकिन वो लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है इतना सारा एक बाल्टी पानी को इतना छोटा बोतल में आप जो है कैद कर दिए जिन बना करके, ना, आकार फिक्स नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है। 2 गुण, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी का आकार ले लेता है, ले बढ़िया। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता रहता है, इनके जो कण हैं उनके बीच का जो फोर्स है, अच्छा वहाँ पर भी जैसे सॉलिड है, सॉलिड के कण ऐसे एकदम एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, जबकि जो द्रव होते हैं कण थोड़े दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा फैल पाता है, इसके बीच का अट्रैक्शन भी थोड़ा जो है कम होता है इसके बीच के कंपेयर में। इसका तो भैया प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। अब कह रहा है क्या, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते लेकिन तरल होते हैं। दृढ़ मतलब एकदम से सॉलिड फिक्स नहीं होता, बट तरल होते हैं, बह सकता है। आगे बढ़े, ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। आप किसी लिक्विड में, जैसे आपने चीनी मिलाया तो चीनी भी ठोस था, मिल गया, नमक भी ठोस था, मिल गया। आपने इंक मिलाया, इंक क्या था, इंक आपका लिक्विड था, तो लिक्विड लिक्विड में मिल गया। अब आगे देखते हैं क्या 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 क्या। एक तो समझ गया कि चलो ठोस और द्रव तो भाई विसरण के द्वारा, यानी आपस में अपने आप फैल गया गतिशीलता के कारण। वातावरण के गैस विस्तृत होकर जल में घुल जाती है, क्या द्रव में यह भी संभव है, जवाब है यस। जो वातावरण की गैस है वो भी पानी में घुलते मिलते रहते हैं। ये गैस विशेषता दोस्तों याद रखने, क्या ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, खासकर ये गैस तो पानी में घुलते ही हैं। देखो जलीय जंतु जो होते हैं तथा पौधे जो होते हैं, जल में पानी में जंतु ही नहीं है, पौधे भी होते हैं, इनके लिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ये ऑक्सीजन अनिवार्य है ना। यस, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए। जो मछली है उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ेगा, तो ये पानी में घुलता है भाई, ये गैस भी पानी में घुलता है। वो सभी गैस पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ गैस घुलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो घुलता ही है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, जल या जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, अंडरलाइन करिएगा, कि क्या द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड चीज भी घुल सकता है, विस्तृत हो सकता है, अपने आप मिल सकता है। लिक्विड तो मिल ही जाता है आराम से, और गैस भी मिलते हैं। ठोस के अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। विसरण मतलब फैलने का दर। जो ठोस होता है, ठोस में चीज़ें जल्दी नहीं फैलती। मैंने कहा कि वो मार्क कर लिख लीजिएगा आप बोर्ड पर पे, और 10-15 दिन के बाद देखिएगा उतने अच्छे से नहीं फैलता। दो मान लीजिए लोहा और एल्युमिनियम को ऐसा, दो ठो कोई लोहा का कुछ एल्युमिनियम का ऐसा पकड़ के एकदम टाइट से बांध कर 2-3 साल छोड़ दीजिएगा तो कुछ ना कुछ एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा, लेकिन उतनी आसानी से नहीं। लेकिन द्रव में तो भैया खाली यूं डालो यूं फैल जाएगा एक दूसरे के साथ, यूं एक दूसरे के साथ शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि द्रव में जो विसरण है उसकी दर क्या होती है, अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसके बीच में खाली जगह है, इसका जो कण है ना, इसके पास भाई ये फ्रीडम है बहुत ज़्यादा, ये इधर से उधर बहुत ज़्यादा जा सकता है, आज़ाद परिंदा।
ठीक है। लेकिन ठोस में क्या है भैया, एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है ना, यूं हिलने डुलने ना दे रहा किसी को, बड़ी मुश्किल से सांस वांस ले रहे हैं वो लोग, तो यह आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कण में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं, रिक्त स्थान द्रव में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन ठोस में आहा बड़ी बेचैन हूं मेरी जान में कल परसों से, द्रव में सॉलिड में। आगे देखते हैं। अच्छा बराबर, हाँ बराबर। यहां तक हमने गैस और ठोस और द्रव के बारे में तो खूब देखा, खूब एंजॉय करा। अब हमारे पास जो तीसरा अवस्था है वो है गैसीय अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट। जब वो दोनों को हम लोग झेल लिए तो इसको भी झेल लेंगे। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है? नहीं, जो गैस का एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है। हाँ, छोटका सा सिलेंडर लेके बैठा है, अल्ले हवा भरे जा रहा, हवा भरे जा रहा, पूरा रूम भर देता गुब्बारे से। इतना सिलेंडर में कितना गैस था रे बाबा? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में वो कितना गुब्बारा भरता है, हजारों भर देता है क्या? हाँ, उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सा गैस भरा है? हीलियम भरा है। हीलियम, हाइड्रोजन जो होता है ना वो आग पकड़ लेता है, समझे, तब फट उठ के खतरा हो जाता है। तो पहले तो हाइड्रोजन भी लोग भरते थे, पर फिर लोगों ने पता लगाया अबे यार ये तो हमारा फंक्शन क्या ऐसे तैसे कर देगा, है ना, किधरों थोड़ी गड़बड़ हो गई कैंडल का, केक से केक के कैंडल से कुछ, है ना। तो लोगों ने कहा कुछ अलग बताओ। हीलियम गैस जो होता है बच्चों, हीलियम गैस ऐसा नहीं होता, आग वाग नहीं पकड़ता, हीलियम गैस ही भरा जाता है, हल्की सी गैस होती है, तो आमतौर पर यही गैस भरा जाता है। बाकी सिलेंडर से कितना भरेगा तो उससे पूछ के बताना पड़ेगा, वो तो सिलेंडर पर डिपेंड करेगा ना यार। छोटा सिलेंडर होगा तो कम, लेकिन अच्छा खासा, मेरे ख्याल से इतना बड़ा सिलेंडर से हजारों भर लेता होगा। आपने क्या करना है भाई, 100 ml का 3 सिरिंज लेना है, उनके सिरे पर रबर लगा देना है या कॉर्क लगा देना है, बंद कर देना है। एक में आपको लिक्विड डालना है, एक में आपको सॉलिड डालना है। पिस्टन हटा करके देखो भाई क्या करना है। पिस्टन मतलब ये वाला, ये होता है ना, ये वाला, ये पिस्टन है, ये वाला जिसको दबाते, इसको आप निकाल भी सकते हैं, बचपन में निकाल देता ना, खोल देता। इसको निकाल लीजिएगा, उसको निकालने के बाद एक में आप हवा ही रहने दीजिएगा और एक में आप पानी डाल दीजिएगा और एक में आप क्या डाल दीजिएगा। अच्छा एक ही बोला है क्या? देखिए 3 सिरिंज लेना, ठीक है। एक में पानी डाल दीजिएगा, एक में हवा ही रहने दीजिएगा और एक में कोई सॉलिड चीज़ भर दीजिएगा, जैसे चौक ही भर दीजिएगा, कुछ और चीज़ भर दीजिएगा। उसके बाद ये नीचे आप चाहे तो ये अगर आपके पास नहीं है रबर का, तो आप नीचे में ना कोई एक चीज़ रख करके, ऐसा रबर का कोई एक चीज़ रख करके उसके ऊपर रख के दबाइए कोई, ताकि वो पानी वानी हवा ववा ना फैले। आप जब दबाइएगा तो आप किसको आसानी से दबा पाइएगा बोलिए? गैस वाला आप अच्छा खासा दबा लीजिएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया। हाँ, एक टाइम के बाद वो भी नहीं दबा पाइएगा। हम लोग करते थे तो बचपन में ऐसे रख के दबाने की कोशिश करते थे, नहीं दबता था, लेकिन इतना खासा अच्छा खासा दब जाएगा। लिक्विड और सॉलिड वाला नहीं दबेगा। लिक्विड वाला क्या पता 19-20 का फर्क हो, पता ही ना चले, इसमें तो 19 लाख का फर्क होगा, ठीक है। और सॉलिड वाला में तो खैर ना उम्मीद कर देगा, आपको बालों भर के देख लेना। तो द्रव में और लिक्विड में, सॉरी द्रव में और ठोस में तो आपका खासा कंप्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, बट लिखने क्या देखा आपने? हमने कुछ नहीं देखा। किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया? जब वायु था तब। आपके परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? हमने ये अनुमान लगाया कि वायु के बीच में जो खाली जगह है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा है। दे जाके जब दबा रहे हैं तो ये एक दूसरे के साथ अच्छा खासा जगह इनके पास है। थोड़ा सा इन लोगों को ऐसे भगाने की कोशिश की, जैसे है ना अपने ही देश में फलस्तीनियों को भगाने की कोशिश किए जा रहे हैं कुछ हरामखोर आतंकवादियों के द्वारा, है कि नहीं है? पैलेस्टाइन उनका अपना देश है और ये अमेरिका पता नहीं, और ये इजराइल उनको अपने देश में भगा रहे। भाई तुम गाजा के नॉर्थ साइड चले जाओ, तुम उस साइड चले जाओ, फिर वहां बम गिरा दे रहे, ठीक है। अफसोस। कुल मिलाकर की बात यह है कि इस तरीके से आप दबा सकते हो, उसके बीच में स्पेस है तो जा रहा है कि नहीं है? हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ित यानी कंप्रेशन काफी अधिक होती है। जाहिर सी बात है गैस जो होता है अच्छा खासा दब सकता है। भाई हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग LPG कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या अस्पतालों में दिए जाने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है ना, संपीड़ित गैस होता है। चाहे हमारे घर में LPG 15 लीटर गैस भरा हुआ है, LPG में इतना बड़ा सिलेंडर है, 15 लीटर गैस है उसमें, 15 लीटर गैस। भैया एक छोटा सा थोड़ा सा लीक होता है, हल्का सा गैस, तो लगता है 1-2 रूम पूरा महकना शुरू हो जाता है उस गैस से, यानी पूरे रूम में फैल गया है। और 15 लीटर को हमने कैसे से भर के रख दिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, उसमें अच्छा खासा होता है। ऐसे CNG की बात करें कि आजकल वाहनों में जो ईंधन के रूप में CNG इस्तेमाल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम लोग बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस फुल फॉर्म है, उसका उपयोग होता है। ये सब भी क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। ये सब भी सब इतना ना दबा दिया ना कि लिक्विड बना दिया है,
देखिए, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन का एक कम होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर की संपीड़ित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि जो गैस है, गैस के अंदर एक क्षमता है कि गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। गैस के जो कण है वो काफ़ी दूर दूर है, उसके बीच में अच्छा खासा स्पेस है। अगर आप उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती कीजिएगा तो वो अपना जगह कम कर लेगा और एक दूसरे के नज़दीक चला जाएगा, बोलेगा ए भैया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इतना सारा मान लीजिए ऐसा फैला हुआ था पूरा, इतना ही गैस उसका आप एक जगह ऐसा ऐसा कर दीजिएगा, ये ले इधर बैठ, है ना। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर वही कहा जा रहा है अत्यधिक आयतन के, यहाँ पर आप लिख लीजिए इसका अंदर में, संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, यानी संपीड़ित करने के बाद सिलेंडर में भर के यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। अदरवाइज बोलो इतना सारा गैस तो फैल जाएगा पूरे रूम में, तो पूरा रूम में भेज दोगे कंटेनर में भर के इतना सारा गैस को। हमारी नमक तक पहुंचने वाली नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। बिल्कुल, सेंट से पता चल जाता है बिरयानी का हमें, है कि नहीं है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने के गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोई खाना वाना पक रहा है ना, खाना वाना पक रहा है, इसका जो निकल रहा होता है, इसमें जो कण होते हैं, है ना, जिसमें गंध होता है, ये कण क्या होते हैं, हवाओं में उड़ता फिर दिल संभलना जानना, उड़ता रहता हवा में, ठीक है। और ये उड़ते उड़ते आपके कान नाक तक पहुंच जाता है, लिट्टी से मार रहा है क्या बन रहा है, हैं? दांत वात सफाई कर लो, भूख लगा के रखो, बिरयानी बन रहा है आज। कह रहा है कि भाई रसोई से फैल कर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण दूर भी जा सकते हैं, पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक, मतलब और भी दूर जा सकते हैं, आपके रूम ही तक नहीं, पड़ोसी तक भी जा सकते हैं भाई, हमारे पास तक क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के मिश्रण से करें। जहाँ तक गैस की बात है जो इसमें से निकला, ये तो काफ़ी आसानी से आपके रूम तक पहुंच गया, पड़ोसी को भी पहुंच जाता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम कुछ अच्छा खाना बना रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी को अवेलेबल नहीं है, गरीब है बेचारे, तो शुरुआत बढ़ा करके वो फिर जो उसके गंध पहुंचते हैं ना अपने पड़ोस तक, उसके बच्चे भी रोएंगे भाई कि गोश्त हमें भी चाहिए, हमें भी पनीर चाहिए, हमें भी वो चाहिए। तो इसीलिए अपने घर के सब्जी उब्जी को थोड़ा बढ़ा करके अगर पड़ोसी तक सेंट पहुँच रहा है तो वहाँ पर भी भेजा करो, थोड़ा सा प्यार भी बढ़ेगा आपस में, उनके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसी तरीके से वो पड़ोसी भी आपको भेजेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये सिस्टम हमारे गांव में आज से 10 साल पहले तक बहुत ज़्यादा था, बट अब तो सब बड़े हो गए यार। कहाँ रहा वो प्यार मोहब्बत, कहाँ रही वो गरीबी। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, ठोस और द्रव की अगर हम बात करें तो ठोस और द्रव में इतना ज़्यादा नहीं होता कि पड़ोसी तक चला जाएगा। एक तो ठोस का जो विसरण होता है वो बहुत कम होता है और द्रव का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, लेकिन गैस का तो मत ही पूछो भैया। इतना सारा गैस पूरा, इतना सारा तरल पूरे रूम में नहीं फैल सकता, वो एक लिमिट तक ही फैलेगा, लेकिन इतना ही गैस पूरे आप समझ रहे हो मैं कौन से क्लासरूम में कभी कभी भगा देते किसी को। देखो दिखाने की कोशिश कीजिए, जो ठोस है, मान लो छोटा सा ठोस का हिस्सा को हम जूम करके देखेंगे अगर, तो देखो उसके जो कण है कैसे नज़दीक नज़दीक हैं। स्पेस है बीच में खाली जगह, जो लाल वाला या आप सफ़ेद वाला जगह देख रहे हो, स्पेस है, लेकिन ये स्पेस काफ़ी कम है, ये जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। जबकि यहाँ पर द्रव के एक छोटे जगह को जूम करके दिखाने की कोशिश की गई है कि इसके भी कण है, इसके कण के बीच में स्पेस इसके तुलना में क्या है, इसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। अब गैस के एक छोटे से कण को इस तरह जूम करके दिखाया गया तो क्या देख रहे हैं कि इसका जो है ना, इसके पास अच्छा खासा स्पेस है और इसीलिए ये अच्छा खासा मूव कर सकता है, इधर उधर फैल सकता है बहुत ही आसानी से। अब जाहिर सी बात है, जब इसके बीच में स्पेस नहीं है, एक दूसरे से एकदम कमर पकड़ के खड़े हैं, तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक दूसरे को आकर्षण करने की जो क्षमता है वो काफ़ी अधिक होगी। इसका आकर्षण करने की क्षमता वो हाथ पकड़ने जैसा होगा जो खेल में हमने देखा था, जबकि इसका आकर्षण करने की क्षमता उंगली पकड़ने जैसा होगा। ठीक है, कमज़ोर रिश्ता आजकल का। ठीक है, ये भाई कभी भी टूट सकता है, छूट सकता है ना, सिचुएशनशिप। आगे बढ़ते भाई। ABC पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कणों की योजनाबद्ध आधार पर यहाँ पर चित्र किया गया। मैं क्या बताऊं, मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा तीव्र गति कब होगी सर? सबसे ज्यादा तीव्र गति होगी गैसीय अवस्था में। कब होगी? गैसीय अवस्था में, है ना। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। अब मान लीजिए बर्तन है, इसमें क्या है, कोई गैस है, तो गैस क्या होगा, इससे टकराते रहेंगे, इधर उधर टकराता रहेगा, है ना, क्योंकि इसका जो है ना कण है, इसमें क्या है, खासा क्या है, पावर है इधर उधर जाने का। उसके अलावा कह रहा है कि
गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो गैस जैसे प्रेशर कुकर के अंदर ही सपोज करिए कि जब गैस भर जाता है तो कैसे सीटी को उखाड़ के एकदम से ऐसा स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन भी इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये जो गैस है वो दबाव डाल रहा है प्रेशर कुकर के अंदर, तभी न जाकर कि इस तरीके से गैस फैल रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब है कि जो गैस के कण जो है दीवार पर जब ये लगाते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं उसी कारण एक दबाव बनता है, एक प्रेशर बनता है गैस से। वही जैसे सीटी है ना, आपको उखाड़ फेंकने का क्षमता रखता है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए है ना, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। ये भी 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। मान लीजिए इसमें ना, अब ये मान लीजिए सॉलिड है, अब इसमें 100, चलो 100 नहीं, हमने 9 ठो कर दिया। 9 ठो इसमें कण है, छोटे छोटे किसी पदार्थ के बना हुआ है। ऐसे मान लीजिए 6 ठो कण है। क्या ठो कण है? 6 ठो कण है, बराबर साइज के मान लीजिए 6 ठो कण है। अब दोनों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मान लो ऊंचाई भी हम देते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, सपोज करिए कि बराबर है। अब इतना ही लंबा चौड़ा ऊंचा एक चीज है जिसके पास 9 गो कण है, और उतना ही लंबा चौड़ा ऊंचा दूसरी चीज है जिसके पास 6 गो कण है। मान लो उसके बाद और भी कोई है ना, उसके बाद मान लीजिए और भी कोई है, उसके पास 2 ही गो कण है, सपोज करिए उतना ही लंबा चौड़ा, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा 1 सेंटीमीटर ऊंचा में। तो हम कहते हैं कि इसका घनत्व अधिक है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व कम है। जगह क्या ले रहा है? तीनों बराबर ले रहा है। जगह आयतन के लिए देखो क्या है डेफिनेशन, जगह आयतन हो गया आपका, कह रहा प्रति इकाई मतलब बराबर, हमने 1 सेंटीमीटर लंबा लिया है या लंबाई चौड़ाई लिया है, तो प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी किसी तत्व का द्रव्यमान जो है प्रति इकाई आयतन में कितना, उसको घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, ठीक है। तो यही आप समझ लो कि भाई बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर में अगर हम देखें तो इसके पास क्या है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इसके पास उससे कम, इससे पास उससे भी कम। तो आपस में देखिए, इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम, इसका द्रव्यमान उससे भी कम। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को लिखिए। आप जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें ज्यादा कण होंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके अंदर ज्यादा कण होंगे। जिसके अंदर क्या, वायु के पास चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा, किसके पास ज्यादा द्रव्यमान होगा? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इसमें होगा सॉलिड। देखो आप सॉलिड, तो चौक के पास सबसे अधिक होगा, शहद उसके बाद थोड़ा गाढ़ा, उसके बाद जल गाढ़ा, उसके बाद लोहा सबसे ज्यादा लोहा, लोहा के बाद चौक, चौक के बाद शहद, शहद के बाद नहीं, चौक के बाद शहद नहीं, लोहा, चौक, जल और रुई, रुई के बाद शहद, शहद के बाद जल, जल के बाद वायु, वायु के बाद धुआं, ठीक है। धुआं और हल्का होता है इसीलिए धुआं उड़ता रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा। अगला सवाल है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। ये क्या कह रहा है बेसिकली समझिएगा। ये जो आपसे सवाल पूछा गया ये कह रहा है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे क्या, क्यों हम लोग कुछ गुण पढ़े ना, यहाँ पे क्या क्या गुण पढ़े कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। तो हमारे पास ठोस है, हमारे पास तरल है, हमारे पास द्रव है, या आप लिक्विड कह लो, सॉरी द्रव नहीं, गैस रे, हमारे पास गैस है। अब मान लो हम एक गुण ले लेते हैं, कोई सा, कौन सा गुण ले लेंगे? हम ले लेते हैं यही गतिशीलता, गतिशीलता। अब ठोस का गतिशीलता क्या होगा? ये ठोस के कण में गतिशीलता बहुत कम होती है, तरल में गतिशीलता ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होती है, गैस में गतिशीलता बहुत अधिक होती है, गैस के कणों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है। फिर कोई दूसरा गुण ले लो जैसे कणों के बीच में स्थान, तो हम लिखेंगे ठोस के कणों के बीच में बहुत कम स्थान होता है, तरल के कणों के बीच में स्थान होता है परंतु ठोस और गैस के मध्यस्थ प्रकार का होता है, जबकि गैस में बीच में स्थान बहुत अधिक होता है। ऐसे जो और गुण हैं हमारे पास, क्या क्या गुण है हमारे पास? यही ना, एक गतिशीलता हो गया, एक स्थान हो गया, एक आकर्षण हो गया, कणों के बीच का आकर्षण। ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बहुत मजबूत होता है, तरल के कणों के बीच का आकर्षण मजबूत होता है परंतु ठोस से कम, गैस से अधिक होता है। गैस के बीच का आकर्षण बल बहुत कम, गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत क्या होता है, कम होता है। आप इस तरीके से तीनों गुण को मैं जो बोला उसका आप कॉपी में लिख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ने के लिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, स्पंदिता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गति, यही सब है। देखो दृढ़ता की बात करें अगर तो ठोस काफी दृढ़ होते हैं, जबकि तरल की दृढ़ता भी, तरल में भी दृढ़ता होती है लेकिन ठोस के बराबर नहीं होती, जबकि गैस की दृढ़ता बहुत कम होती है। संपीड्यता है ना, तरल तथा गैस में संपीड्यता बहुत कम होती है, तरल तथा ठोस में संपीड्यता बहुत कम होती है, गैस में बहुत अधिक संपीड्यता होती है। तरलता तरल में अधिक होता है
बर्तन में गैस का भरना, बर्तन में हम गैस को भर सकते हैं, उसको हम संपीड़ित भी कर सकते हैं क्योंकि उसके बीच में स्पेस यानी स्थान अधिक होता है। आकार की बात करें तो जो ठोस होते हैं उसका आकार निश्चित होता है, परंतु जो लिक्विड होते हैं और जो गैस होते हैं उसके आकार निश्चित नहीं होते। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा अधिक होता है कणों में, किसमें, गैस में, उससे थोड़ा कम तरल में, उससे कम सॉलिड में। और घनत्व की बात करें तो घनत्व भी किसका सबसे अधिक होता है, ठोस का सबसे घनत्व अधिक होता है और तरल का उससे कम और गैस से उसका भी कम घनत्व होता है। भाई यही सब चीज़ें आपने, मैं जो बोला इसको रिपीट देखो, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया, ऊपर जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैं बोला अगर आप नहीं देखो, अगर आप मैं जो बोला और समझ गए तब तो ठीक है, अगर मैं बोला नहीं समझा तो आप रोक रोक के एक एक पे सोच सोच के बताइए, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा उसको फिर एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, एक्सप्लेन तो हमने ऊपर कर दिया है तो हमारा टाइम भी तो फिर जाएगा। कारण बताइए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो गैस के कण होते हैं उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है, गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए वो जो उसके जो कण है वो काफ़ी आसानी से गतिमान होते हैं और गतिमान होने के कारण वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव डालता है। यस, गैस बर्तन के दीवारों पर दबाव डालता है क्योंकि गैस में जो होता है बहुत, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत अधिक गतिशील होते हैं, इसीलिए दबाव डालता है। लकड़ी का मेज ठोस कहलाता है, ऑफकोर्स, क्योंकि लकड़ी का मेज का जो आयतन है वो भी निश्चित है, लकड़ी के मेज का जो आकार है वो भी निश्चित है और उसमें संपीड़ता भी काफ़ी कम होती है या ना के बराबर होती है, नहीं होता है। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, है ना, लेकिन ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ठोस लकड़ी को यूँ, भैया हमको तो एक ठो कराटा हमको भी आता है भाई, हमको एक ठो कराटे का आता है भाई, इस तरह से करना है, ठीक है, और यूँ मतलब करना है ना, और फिर यूँ करना है और यूँ करना है और निकल जाना है। अब यहाँ पर क्या रहा भाई, क्योंकि हवा के जो कण होते हैं उसके बीच में अच्छा खासा स्थान होता है ना, इसीलिए उसके बीच में आकर्षण बल भी कम होता है। आकर्षण बल कम होने के कारण हम आसानी से उसके बीच हाथ को फेर सकते हैं, जबकि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच में आकर्षण इतनी अधिक होती है कि हम कम बल में उसको नहीं तोड़ सकते, नहीं हटा सकते, उसके कणों को दूर नहीं कर सकते। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का जो घनत्व होता है वो कम होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें जो प्रति इकाई जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, ऐसा क्यों? देखो बर्फ का जो टुकड़ा होता है, देखो भाई याद रखना, जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है ना उसका आयतन पानी से कम होता है, ये सच है, मैं क्या करूं, यही सच है। बर्फ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ का टुकड़ा है ना, का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। हालांकि पानी तरल और बर्फ क्या है, बर्फ क्या है, ठोस है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 0 डिग्री सेल्सियस तक, क्या बोला मैं, 4 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक जब आप पानी को ठंडा करोगे तो उसका आयतन घटने के बजाय बढ़ता है, उल्टा होता है। तो इसके पानी के अंदर एक खास गुण है, सभी में ऐसा नहीं होता, बाकी चीज़ों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन पानी के साथ ऐसा होता है। देखो जब टेम्परेचर घटे ना तो आयतन भी घटता है, लेकिन पानी में एक गुण है कि 4 से लेकर 0 तक जब टेम्परेचर घटता है तो आयतन बढ़ता ही है उल्टे, जिससे की वजह से इसका आयतन बढ़ जाता है। किसका? बर्फ का। बर्फ बनते बनते आयतन बढ़ जाता है, पानी से आयतन ज़्यादा होने के कारण घनत्व कम हो जाता है। तो पानी से जो है इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। किसका? बर्फ का। इसीलिए बर्फ क्या होता है, तैरता है। देखने में तो लगता है कि वो ठोस है, परंतु घनत्व यानी प्रति इकाई जो उसका मॉलिक्यूल का नंबर है, यानी आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा आप मान लीजिए पानी ले लीजिए, और 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा आप मान लीजिए बर्फ ले लीजिए, तो पानी में ही आपको मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, 100 कण मिल जाएंगे, और बर्फ में ही आपको मान लीजिए कि 90 कण मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए बर्फ में ही कणों की संख्या कम होती है, इसीलिए से घनत्व कम होता है। समझ गए बच्चों? इसीलिए ये पानी में क्या होता रहता है, तैरता रहता है। बर्फ के साथ थोड़ा अलग केस है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या है सर टॉपिक, क्या पदार्थ अपने अवस्था को बदल सकता है? क्या जो हमारे पास ठोस था वो गैस बन सकता है? क्या गैस हमारे पास तरल बन सकता है, द्रव बन सकता है? जवाब है यस। अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ के 3 अवस्थाओं में रह सकता है। बिल्कुल हम जानते हैं कि 3 अवस्था हमने अब तक पढ़े हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। अब यहाँ पर देखो क्या ठोस जैसे कि बर्फ, द्रव जैसे कि जल, एवं गैस जैसे कि जलवाष्प, ये 3 अवस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या रहा, क्या अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अगर मान लीजिए कि आप पानी को बर्फ बना दें या बर्फ को पानी बना दें या इसको जलवाष्प बना दें, तो आखिर होता क्या है, ये कैसे हो जाता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजना चाहिए? जवाब है यस, खोजना चाहिए भाई। क्लास 10th में 9th में आ चुके हैं, बड़े हो गए आप,
जवाब आपको आगे खोजने के लिए कहा भी जा रहा है और खोजा भी जा रहा है। चलिए देखते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, सबसे पहला असर किसका है? तापमान परिवर्तन का। ये जो इधर से उधर कर दे रहे हो तुम, ये जो ठोस को द्रव कर दे रहे हो और द्रव को गैस कर दे रहे हो, इसमें तापमान का बहुत बड़ा हाथ है, ऊष्मा का बहुत बड़ा हाथ है। एक बीकर लेना है, 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेना है और उसको ऐसे प्रयोगशाला के हिसाब से, देखो मैं ऐसे ही बोल देता, क्या पढ़ूं इतना सारा। आपने ये बीकर लिया, बीकर में आपने एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया, बर्फ में आपने सटा करके क्या कर देना है, एक थर्मामीटर लगा देना है। कौन सा? प्रयोगशाला थर्मामीटर, क्लास 6 में पढ़ते आए हैं, 7th में भी था। एक कांच का छड़ लेना है, थोड़ा हिलाना डुलाना है जब ये बाद में ठंडा हो जाए तो, इसके लिए मतलब थोड़ा पानी बन जाए तो। अच्छा पानी लिया है, ओ ऊपर है ना, सॉरी ये वाला है, ये वाला है, हाँ सोच कर पानी के। ये देखिए बर्फ का टुकड़ा सब लिया है, बीकर लिया है, कांच का छड़ी लिया हिलाने डुलाने के लिए, ठीक है। इसमें भी थर्मामीटर लगा दिया है। इसी तरीके से एक पानी लिया है और इसमें भी आपको थर्मामीटर लगा दिया है और कांच का छड़ी लिया है हिलाने डुलाने के लिए। दोनों में नीचे से है ना, फ्लावर नहीं फायर है, मैं लगा दिया है और उसके बाद दोनों को गर्म किया जा रहा है। और यहाँ पर क्या आपको ऑब्जर्व करना है, देखो अरे कुछ बोलेगा भी, बोल नहीं रहा है। देखो मैं बताता हूँ, पता नहीं कहीं होगा शायद आगे। देखो आपको ऑब्जर्व ये करना है कि आप जब गर्म करोगे तो बर्फ पिघल के पानी बनेगा ना, और पानी भाप बन करके उड़ेगा ना, तो आप टेम्परेचर देखना। जब बर्फ था तो थर्मामीटर में देखना कि कितना टेम्परेचर, उसको लिख लो। बर्फ को पानी बनते हुए देखना, गर्म करते हुए हिला डुलाते। जब पानी बन जाएगा, अभी पानी जस्ट बना, बर्फ नहीं बचा, अब पूरा पानी बन चुका है, तब उसका टेम्परेचर देख लेना। अब फिर दूसरा जो पानी वाला था, पानी वाले केस में पानी है ना, पानी का कब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा वो देख लेना कि टेम्परेचर में हम दे रहे हैं, लेकिन भाई थर्मामीटर में कितना अभी दिखा रहा है। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा, एक टाइम के बाद टेम्परेचर पहुंच जाएगा कहीं पर, उसके बाद और नहीं बढ़ेगा, वो लिख लेना है। ये सब कुछ आपको लिख लेना है। अब इसी के बारे में आपको आगे बात की जाएगी। मैं क्या क्या बोला याद रहा? कोई बात नहीं। कह रहा है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो कण के बीच में जो ऊर्जा है, जाहिर सी बात है कण ऊर्जा ले लेता है, कहाँ से? आपके वो मोमबत्ती से या जो आपने जलाया है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? अधिक तेजी से वो कंपन करने लगता है, इधर उधर हिलने डोलने की क्षमता उसका ज्यादा हो जाता है। ऊपर भी मैंने बात की थी। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेता है। अब चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, जब एक दूसरे को ऐसा पकड़ के रखा है, जब गर्मी आएगी तो होता है ना, चल हटवे, है ना, तू कौन मैं कौन। तो कहने का मतलब है कि जब गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलता है, तो कण क्या होते हैं, इतना उसके पास पावर आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, बोलता है कि अब मैं ही बॉस हूँ। समझे? यहाँ पर वही कह रहा है कि पार कर लेता है। इस कारण कण जो होते हैं अपने नियत स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं कि चल हट के बात कर, ठीक है। और अधिक स्वतंत्र क्योंकि एनर्जी आ चुकी है, ऊर्जा आ चुका है भाई, गर्मी है। एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जब ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, इतना फिर फ्री हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ जैसे कमर पकड़ के बैठा था, अब थोड़ा है हट के बात कर यार, सब एक दूसरे के, सबके पास गर्मी आ चुकी है, चल हट रहे, ठीक है, हवा आने दे, तो आराम से बैठता है। और वो जो ठोस है वो कैसा बन जाता है? वो तरल बन जाता है। तापमान के बारे में कह रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे, रुको थोड़ा ऊपर से पढ़ के आते हैं पहले। अब यहां पर कह रहा है कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। अच्छा, यहां से अंडरलाइन करना, यहां से, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वो उसका गलनांक कहलाता है। भाई आप थर्मामीटर लगा के बैठे थे ना, तो वो बर्फ पिघल करके पानी बनने का वेट कर रहे थे ना, है ना। आप पूरा दिन तो लगने वाला है नहीं कि देखना मुश्किल है, 2-4 मिनट की बात है। तो जिस टेम्परेचर पे जाके वो जो बर्फ है वो पिघल करके पूरी तरीके से पानी बन चुका है, उसको हम लोग कहते हैं गलनांक। वर्ड याद रखिएगा, गलनांक, गलने का अंक, है ना, गलनांक। सॉलिड से लिक्विड बन गया तो एक टेम्परेचर है। अब पानी के बारे में अगर हम बात करें तो पानी का देखो, बर्फ का जो गलनांक है ना वो है 273.15 केल्विन। अब केल्विन क्या है, आगे आएगा, फुल लगा दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि 273.15 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लगभग नहीं, पूरा पूरी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 केल्विन, ठीक। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि जो पानी का गलनांक है, यानी यहां पर कह सकते हैं प्रक्रिया में गलने की प्रक्रिया, यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन का संगलन, ठीक है। गलना किसे कहेंगे? ठोस से द्रव हो गया। और गलनांक किसे कहेंगे? कि द्रव होने के लिए, ठोस को द्रव होने के लिए कितना टेम्परेचर
किस टेम्परेचर पे वो हो गया। अब ये पानी के केस में 273 है, किसी केस में, पानी के केस में, कि बर्फ पानी बन जाएगा 273.15 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। पर ऐसा नहीं कि कोई भी ठोस ऐसा बनेगा। लोहा को अगर आप गर्म करोगे थोड़े ना इतना 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, 1535 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। आगे बढ़े हैं। अब यहां पर कह रहा है, अच्छा उससे पहले केल्विन के बारे में थोड़ा देख लो। तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है वो केल्विन है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है, याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सुविधा के लिए हम दशमलव के पूर्णांक बना करके 0 डिग्री सेल्सियस और सीधा सीधे 273 लिख लेते हैं, एक पॉइंट को छोड़ देते हैं। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस से बदलने के लिए दिया हुआ तापमान है, बस 273 को घटाना है, काम हो जाएगा आपको। सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना है, काम हो जाएगा आपको। क्या है, सिंपल है। मान लो आपको ये 3 डिग्री सेल्सियस केल्विन बोलो तो भाई 273 और 276 केल्विन हुआ। अगर बोलेगा कि 300 केल्विन, 300 केल्विन, इसको डिग्री सेल्सियस बोलो, 300 में से 273 घटा दो, कितना हो गया, 27 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस हुआ। मतलब यही कह रहा है कि केल्विन में से अगर केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस बनाना 273 घटा दो और डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना 273 जोड़ दो, ठीक है, इतना ही का फर्क है। और 0 बराबर 1 बराबर नहीं, कंफ्यूजन क्या होता है कि 1 बराबर 273 या 0 बराबर 273। जवाब है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, 1 बराबर 274 होता है। आगे बढ़े। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जो आपको याद कर लेना है भाई। क्या, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहां जाता है। एक सवाल है आपसे, बहुत जरूरी है। क्या, बर्फ जब पिघला नहीं था बच्चों, बर्फ जब पिघला नहीं था तो उसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ पिघल के पानी भी बन गया है ना, तो भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो आपने गर्म किया, इतनी देर जो नीचे मोमबत्ती खर्चा किए, ये खर्चा करके ये ऊष्मा गया किधर। इस सवाल का जवाब यहां पर दिया है। कह रहा है गलने का प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता, पूरा जब पानी नहीं बन जाता बर्फ, तापमान नहीं बदलता है। 0 डिग्री था, बर्फ भी पानी बन रहा है, फिर भी 0 डिग्री ही है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है, क्यों होता है, तो इसका जवाब आके दिया हुआ देखो। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। देखो भाई, ये मान लो कण सब है बर्फ के अंदर ऐसे बैठा हुआ था, ये मान लो अपना नजदीक नजदीक ऐसे दोस्ती बढ़ा के बैठा था, है ना, एकदम एक दूसरे के साथ खूब प्यार बढ़ा हुआ था। अब आपने नीचे से क्या करा भाई, इसके प्यार को तोड़ने के लिए गर्मी दिया, डॉलर फेंक के मारा, है कि नहीं है। अब क्या होगा, ये थोड़ा दूर दूर हो गए, हटके बात कर सटके नहीं। तो ये जो बीच में दूरी बढ़ा ना सर, यही एनर्जी की वजह से आया, ये ऊर्जा की वजह से आया। तो आप जो गर्म कर रहे हो और टेम्परेचर जो अभी नहीं बढ़ रहा है ना, उसके पीछे का रीजन है कि आपस में जो मोहब्बत है ना, उसको तोड़ने में वो काम आ रहा। आपकी जो ऊर्जा है, वो जो गर्मी है, अभी कहाँ काम आ रहा है, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने, ये तो इतना असली हिंदी दे रखा बाबा, करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का उपयोग हो जा रहा है बच्चों। वो ऊष्मा बर्बाद हो जा रहा है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाई इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। इसका तापमान 0 के 0 ही दिखा रहा है, जब तक भी थोड़ा बर्फ बचा हुआ है, बर्फ पिघल रहा है। अभी बर्फ भी 0 था, पिघल गया, पानी भी 0 है, तापमान गया कहाँ, इसके बीच का आकर्षण को तोड़ने में अभी वो तापमान खत्म हुआ है। तो ये जो अवशोषित कर लिया है तापमान, कह रहा है कि यही माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है ना। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। जो ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कमजोर करने में उपयोग होता है, जिस ऊष्मा से तापक्रम में परिवर्तन नहीं आता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। बुधवार शनिवार शुक्रवार गुप्त रोगी मिले हकीम जुबेर से। यहां पर कह रहा है, यहां जो गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है, गुप्त का मतलब छुपा हुआ होता भी है, वैसे भी जानते होंगे आप लोग। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, अब यहां से अंडरलाइन कर लेना है भाई, क्या, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, भाई हर एक का टेम्परेचर फिक्स है ना, इस पे जाकर के वो पिघलेगा। तो 1 केजी आपने कोई ठोस वस्तु लिया है, मान लो बर्फ ही लिया है, उसके गलनांक पर यानी 0 डिग्री पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन है, संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन मतलब गलना, गलने के लिए क्या ऊष्मा लगेगा, कितना ऊष्मा लगेगा, तो बता रहा डेफिनेशन क्या, कि 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी, मेरे ख्याल से लिखा नहीं यहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से
3.34 इंटू 10⁵ किलो पर जूल, इतनी मेरे ख्याल से ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, किलो पर जूल होता है, किलो जूल होता है, जो भी है यार, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी। कहने का मतलब है कि 1 किलो ठोस को द्रव बनाने के लिए उसके टेम्परेचर पे जितना ऊष्मा आपको देना पड़ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं गलने वाला, यानी संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन का प्रसुप्त ऊष्मा, वो ऊष्मा जो गुप्त हो जाएगा, वो ऊष्मा जो यूज हो जाएगा सिर्फ आपसी रिश्ते को तोड़ने में। अर्थात 0 डिग्री 273 पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब ये क्या कह रहा है? आप 0 डिग्री सेल्सियस का ही क्या ले लिए? बर्फ ले लिए। 0 डिग्री सेल्सियस का ही पानी ले लिए, लेकिन बर्फ को पानी बनने में भले ही टेम्परेचर दोनों का 0, लेकिन ऊर्जा किसके पास अधिक है? इतना ऊर्जा किसके पास अधिक है? पानी के पास, क्योंकि पानी को उतना ऊर्जा मिला तब बर्फ से पानी बना है। वो उसके बीच के बॉन्डिंग का जो टूटा ना, ऐसा दूरी जो बढ़ा है ना, ऊर्जा के ऊष्मा के कारण हुआ है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि बर्फ भी 0 डिग्री पे, ऊष्मा, पानी भी 0 डिग्री पे, लेकिन ऊर्जा किसके पास अधिक होगा? पानी के पास, क्योंकि पानी ऊष्मा ले करके उस रूप से इस रूप में पहुंचा है। उसके पास क्या है? संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा है। आहा, क्या बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं आज हम। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो वो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। जाहिर सी बात है, एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र हो जाते हैं कि ले भैया नहीं रहेंगे साथ, है ना। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है ना। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर, अच्छा अब यहाँ पर तापमान वाली बात, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बर्फ से केस हो गया। अब मान लीजिए आपके पास पानी था, पानी को भी आप गर्म कर रहे थे, तो एक टाइम के बाद क्या होता है? पानी वाष्प बन के उड़ना शुरू होता है कि नहीं होता बच्चों? तो यहाँ पर वही कह रहा फिर से कि जब जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं इधर उधर। अब एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़ करके जो थोड़ा बहुत था, है ना, आपसी, है ना, मोहब्बत जो बचा था वो भी कर, इसको भी तोड़ दो भैया। बहुत ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना, आजाद हो जाते हैं। कैसे कि अब वो गैस में बदलना शुरू हो जाते हैं कि अब नहा रहेंगे, तुम्हारे आसपास फटकेंगे भी नहीं, है ना। जिसने मिलके दिल तोड़ा था उसको मिलने को तरसा है लड़का। रोलिंग पेपर बहुत तगड़ा है, कहते राइमिंग बहुत करता है लड़का, टाइमिंग बहुत कर, भाई पता नहीं भूल गया यार, कर्मा नहीं, बीच का भूला नहीं, मुझे बीच का लाइन लेकिन बोलने वाला नहीं था मेरे भाई, समझे, या उसकी बात वो थोड़ा गंदा हो जाता, इसीलिए मैं भूलने का नाटक करा। लेकिन अच्छा है, खाली वो लाइन सुनो कि जिसने मिलके दिल तोड़ा था उसको मिलने को तरसा है लड़का। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसके आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाता है। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब द्रव, ये ठोस जो था वो द्रव बना था बर्फ वाले केस में, लेकिन आपने जो पानी लिया था ना दूसरे बीकर में, एक्सपेरिमेंट में दोनों था, तो पानी वाला क्या बनेगा सर? पानी वाला गैस बनेगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है सर? उसे उसका क्वथनांक कहते हैं, गलनांक क्वथनांक, गलनांक क्वथनांक। गलनांक मतलब ठोस से गलना, बर्फ पानी बना। गलनांक दूसरे चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ पानी के लिए नहीं, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड है, तरल है, वो अगर गैस बन जा रहा है तो बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे सर? क्वथनांक। क्या? क्वथनांक। क्लियर है? चलिए यहां पर आप अंडरलाइन कर लेंगे इसको, भी आए क्या, जिस कर देंगे इसके जगह पे। तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वो तापमान जिस पर, अच्छा यहां से नहीं, यहां से है, सॉरी, यहां से। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण। अब जाहिर सी बात है यहां पर भी द्रव से गैस बन रहा था। यहां पर जैसे आपका वो बर्फ पानी बना था, तो एक एनर्जी जो उसके बीच में थी, एक अट्रैक्शन जो था, उसको खत्म करने के लिए कुछ ऐसा ऊष्मा भी मिला था, जो ऊष्मा टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, सिर्फ दूरी बढ़ाया। तो क्या यहाँ पर भी जब एक तरल गैस बन रहा है तो फिर से कणों के बीच की दूरी बढ़ रही है, फिर से कणों के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी दूरी बढ़ाने के लिए कोई ऊष्मा, कोई एनर्जी, कोई पावर तो चाहिए होगा ना। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि उसमें भी क्या होते हैं सर? क्वथनांक समष्टि गुण होते हैं। द्रव के सभी कणों की इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प में बदल जाते हैं, सभी के पास दूर जाने के पास क्षमता हो जाती है। जल के लिए यह तापमान 373 डिग्री यानी 100 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर बनाया भी देखो, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में बदलेंगे तो 100 में 273 जोड़ के 373 केल्विन कर देंगे। यानी ये कह रहा है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर उबल जाता है, और उबलने के बाद इसके जो कण हैं, इससे कण क्या होते हैं सर? इनसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाते हैं। और आप कितना भी गर्म करोगे तो ये अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि सब अपना अपना ऊर्जा ले लेके भागते जाएंगे,
सब अपना ऊर्जा लेके 100 डिग्री पहुंच गया ना पानी का। अब क्या होगा, अब आप और गर्म करोगे ना तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, अपने और ऊर्जा नहीं लेगा, अपना ऊर्जा लेते जाएगा, भागते जाएगा, ऊर्जा लेते, मतलब जो आप दे रहे हो वो लेके कोई भाग जा रहा है, कोई जो आप ऊर्जा इधर नीचे से दे रहे हो ऊपर से कोई ऊर्जा लेके भाग जा रहा है। तो इसीलिए आप पानी को कितना भी गर्म कर दो 100 डिग्री से ज़्यादा गर्म ही नहीं कर पाओगे। हाँ भाई गन आगे बढ़े, क्योंकि नीचे से ऊर्जा दे रहे हो कोई लेके भाग जा रहा। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि कोई 1 kg, अच्छा गुप्त ऊष्मा बोला है, वो सब नहीं बोला है। गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण हम कह सकते हैं कि तरल अवस्था में, है ना, किसी तरल पदार्थ को गैसीय रूप में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा उपयोग होता है, परंतु उस ऊष्मा से उसके तापक्रम में वृद्धि नहीं होती है, उस ऊष्मा को हम लोग जो है गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। भाई थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या, फिर से बोलता चलो। ये बोलता हूँ कि जब कोई पदार्थ गैसीय रूप में, तरल से गैस रूप में परिवर्तित होता है तो वो ऊष्मा का उपयोग तरल पदार्थ से बाहर निकलने में और स्वतंत्र होने में कर रहा होता है, जिससे कि तापक्रम में वृद्धि नहीं होती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापक्रम में वृद्धि नहीं हो रही है परंतु ऊष्मा लेकर के वो भग रहा है, तो वो तापक्रम में। अभी देखो जैसे ये पानी है, अब इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री से, ये पानी है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी आप मान लो इसको और अभी गर्म किए जा रहे हो, ठीक है, इसका भी आप गर्म किए जा रहे हो ऊपर से, तो ये जो इसे उड़ करके मान लो ये बर्फ जो ये भाग रहा है ना, ये ऊपर ये जो उड़ के भाग रहा है ना, ये टेम्परेचर लेके भगा है। 100 डिग्री इसके पास भी है, लेकिन इसको जब और मिलेगा 100 डिग्री से ज़्यादा तो ये लेके भग जाएगा, और लेके भग जाएगा। 100 डिग्री से ज़्यादा मिलेगा तो लेके भग जाएगा। अब इसके पास 100 से भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको थोड़ा मतलब ऐसा ऊष्मा मिला हुआ कि जिसके कारण ये ऊपर हवा में उड़ता फिर दिल कर पा रहा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाता। ये इसके पास में थोड़ा और मिलेगा तब ना ये भी भागेगा, और ये ऊपर से होता है, ये सरफेस से होता है, सरफेस से, यहाँ नीचे वाला नहीं भाग जाएगा एक ही बार, सबको फाड़ फोड़ के ऊपर से भागेगा। अब यहाँ पर वही कह रहा है, इसी तरह परिभाषित कीजिए जैसा कि हमने संलयन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में परिभाषित, ऊपर से वैसा ही किया है। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, 373 पर जो भाप यानी वाष्प जो होता है ना, के कण जो होते हैं उसी तापमान पर पानी के कणों के अपेक्षा अधिक ऊर्जा का होता है। मैंने वही बात आपको कही थी अभी, जैसे मैंने बर्फ और पानी के केस में कहा कि 0 डिग्री का बर्फ और 0 डिग्री के पानी में पानी के पास ऊर्जा ज्यादा है, क्योंकि उसके बीच में आकर्षण जो घटा है उसमें यूज हुआ। इसी तरीके से एक वाष्प है जिसके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और एक पानी है जिसके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये पानी के पास ऊर्जा जो एनर्जी है ना वो वाष्प के कंपेयर में कम है। वाष्प के पास भी 100 डिग्री, उसके पास भी 100 डिग्री, लेकिन इस 100 के अलावा ये जो दूर जाने की क्षमता है ना, इसमें और ऊर्जा मिला है, वाष्प को ज्यादा ऊर्जा मिला हुआ, इसीलिए वही ऊर्जा का उपयोग करके तो हवा में उड़ रहा है। देखो हवा में उड़ना भी काम है ना, और काम ऊर्जा के बिना कैसे हो सकता है कि नहीं? अभी मेरी बात समझो, अगर आप गर्म पानी आपके हाथ पे गिर जाए ना तो वो उससे ज्यादा खतरनाक होगा वाष्प आपके हाथ में लगना। इसलिए जब कोई कुकर उकर खोलते हैं या कोई सब्जी का बर्तन खोलते हैं तो ध्यान से उसको दूर रख करके, ऐसा ना हो कि वो आपके बॉडी के स्किन के सामने हो, क्योंकि जो वाष्प आपके बॉडी को टच करेगा ना वो भाई गर्म पानी से कहीं ज्यादा गर्म होगा, है ना, उसके पास अधिक ऊर्जा है, गर्म पानी से अधिक ऊर्जा, वही बात यहाँ पर कहा जाता है। आप चाहे तो इसका अंडरलाइन कर लेंगे, क्या उसके कण में जो होते हैं यहाँ वहाँ नीचे से अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा जो है अवशोषित कर ली है। वाष्पीकरण करने के लिए जो गुप्त ऊष्मा है उसके पास, वो जो सिर्फ उसको दूर भगाने के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन पानी जो गर्म है सिर्फ उसके पास वो नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया कि ठोस अवस्था, ठोस को हमने क्या करा, ऊष्मा दिया तो हमारे पास द्रव अवस्था हो गया, उसका हमने फिर ऊष्मा दिया तो हमारे पास गैस अवस्था हुआ, उसमें से हमने ऊष्मा निकाल लिया तो इसको शीतलता कहेंगे, हमने उसको शीतल करा तो फिर द्रव हो गया, उसको और ठंडा करा यानी फिर शीतल करा तो ठोस हो गया। ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम ठोस की बात करें, जैसे बर्फ है, बर्फ का आप क्या करेंगे, बर्फ का आप गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, और पानी को आप गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, है कि नहीं है, और फिर आप वाष्प को ठंडा करेंगे तो फिर से पानी, और पानी को ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ, वही चीज़ है। आगे बढ़े। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। बिल्कुल, तापमान बढ़ा करके या घटा करके। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है, गर्म होने पर यह ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाता है, ठीक है, बहुत आसान। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं, इंपोर्टेंट, जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में वापस ठोस में बदल जाते हैं। यहां से कर लेना अंडरलाइन। अब ये तो भाई ये तो नहीं रहा अंडरलाइन करने का, है ना। यहां से कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं सर, ठोस है मान लो, और ठोस से सीधा गैस बनेगा भैया, बीच में तरल ना बनेगा, ऊपर तरल बन रहा था इसमें, ये तरल ना बनेगा, और गैस से फिर सीधा ठोस बन जाएगा, बीच में तरल नहीं बनेगा, ऐसा होता है। चलो एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। सुना है वो जब बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं।
अगर ऐसा है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। थोड़ा सा कपूर ले और इसे चूर्ण करके चीनी का प्याली चाइना डिश में डाल दे। चीनी का मतलब चीनी खाने वाला चीनी नहीं, चीनी नो चाइना। एक कीप को उल्टा करके उसका प्याला, ये दे भैया। इसमें क्या डाला गया भैया? इसमें कपूर डाला गया। कपूर समझते हो, एक तरह का टेबलेट जैसा टाइप का आता है कपूर। अब इस कीप आपको नीचे से गर्म करना है। आप यहाँ पर देखो ठोस बना हुआ कपूर इधर से उड़ के जाके इधर चिपक जाएगा, हैं? इधर से उड़ के जाके इधर चिपक जाएगा। क्यों? आपने इधर बंद कर रखा है ना, जाने नहीं दे रहा आप वापस ठंडा, क्योंकि इधर देखो जैसे ये ठोस था, ठीक। अब ये ठोस को जब ऊर्जा मिला तो ये बन गया सीधे गैस। लिक्विड नहीं बना, गैस बना, उड़ के गया, लेकिन उधर कुछ था ही नहीं, उड़ने के लिए बाहर जगह नहीं था। फिर ठंडा हो गया, ऊपर जाकर के ठंडा हो गया, फिर चिपक गया सॉलिड बन के। मतलब इधर सॉलिड से गैस बना और गैस से फिर सॉलिड बन गया, बीच का तरल है ये नहीं। पानी का आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कपूर का ऐसा कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में याद रखेंगे कपूर। और भी बताता हूँ मैं आपको। नेपथलीन बॉल भी होता है, नेपथलीन बॉल। उसके अलावा आपको शुष्क बर्फ, उसके अलावा और भी होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हम निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो गर्म होने पर ठोस से सीधे क्या बन जाते हैं सर? गैस बन जाते हैं। और फिर ठंडा होने पर गैस से सीधे क्या बन जाते हैं सर? ठोस बन जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था संगलन, गलना। हमने पढ़ा था निक्षेपन, नहीं, हमने पढ़ा था संघनन, जमना। इस तरीके से यहाँ पर हमने पढ़ा क्या? ऊर्ध्वपतन। क्या पढ़ा यहाँ पर हमने? ऊर्ध्वपतन। ये जो द्रव है, द्रव में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि जो ठोस है वो सीधा क्या बन जाएगा सर? ठोस क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। ठोस क्या बन जाएगा सर? सीधे गैस बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। अब इसको अंडरलाइन कर लेना। कहते हैं और गैस, अच्छा कहते हैं तक, और गैस से सीधे, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ क्या कि गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपन कहते हैं। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर ठोस से सीधा गैस बन गया, जैसे वो कपूर बना था गर्म करने पर, तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वपतन। और अगर वो जो गैस है वो फिर सॉलिड बन गया ठंडा होकर के सीधे, तो उसको हम लिखेंगे निक्षेपन। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में और थोड़ा डिटेल आएगा, देखेंगे। दाब परिवर्तन के प्रभाव। अगर हम प्रेशर में, ये तो गर्मी में टेम्परेचर में हमने करा, किसी को गर्म करा तो जैसे बर्फ को गर्म करा, पानी बन गया, ठंडा करा, फिर बर्फ बन गया। लेकिन अगर हम बर्फ का सर गर्मी का छोड़ करके हम अगर दाब परिवर्तन का करें, या दोनों एक साथ करें, तब क्या हुआ? देखो, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। हम जानते हैं कि सॉलिड के पास नजदीक कण होते हैं, लिक्विड के पास उससे थोड़े दूर, और गैस के पास उससे भी दूर, यही ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो कण है उसके बीच की दूरी की वजह से कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, ठीक। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं स्पंदन के कारण, है ना, संपीड़न के कारण क्या होगा? अगर सिलेंडर में हवा है, उसको आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? उसका जो कण है वो नज़दीक आएगा। कण नज़दीक आएगा तो क्या हो जाएगा? गैस क्या बन जाएगा? तो गैस लिक्विड बन जाएगा, और हो सकता है कि सॉलिड बन जाए, लेकिन इतना शायद हम फोर्स ही ना लगा पाए। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं, है ना, कि क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? जाहिर सी बात है, फोर्स लगाने पे कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? जवाब है यस, बिल्कुल हो सकता है। हम देखते भी ना, हमारे घर में सिलेंडर होता है ना, एलपीजी, उसमें आप हिलाओ लिक्विड होता है जैसे कि, क्यों? क्योंकि जो गैस है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके उसके अंदर डाल के रखा हुआ है, और फिर जब उसको प्रेशर फ्री मिलता है वो आपके नोजल से, है ना, तो वो गैस बन के बाहर निकलता है, क्योंकि वो कण दूर दूर जा पा रहा है। हाँ, डोलते डोलते आता है लेकिन जल जाता है। देखो, हवा को पिस्टन, ऐसा मजबूत सा पिस्टन के साथ ऐसा दबाने की कोशिश की जा रही है, उसको और नज़दीक किया गया, और नज़दीक किया। अब देखिए उसके कण क्या हो गए? कण नज़दीक हुए, थोड़े से और कण नज़दीक हो गए। यहाँ पर यही बताना चाह रहा है कि हम वो गैस को लिक्विड और लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं। किसके द्वारा? प्रेशर के द्वारा। बिल्कुल ऐसा आपके घर में एलपीजी में होता भी है, मैंने कहा ना। फिर दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना दोनों, दाब का बढ़ना और तापमान के घटना। दाब बढ़ेगा, प्रेशर आपने दिया, और तापमान घटेगा, तब द्रव में क्या हो सकता है? बदल सकता है। क्या? गैस द्रव में बदल सकता है। अंडरलाइन। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? क्या आपने कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड ड्राई गैस के बारे में सुना है? नहीं सुना है? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मार्स ग्रह पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना, और हम लोग भी इसको बनाते हैं। इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता, रखा जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक, है ना, एटमॉस्फेयर यानी ATM हो, अब इस पर नीचे दिया है एटमॉस्फेयर ATM, गैसीय दाब को मापन का मात्रक है। गैसीय दाब, गैस का प्रेशर, वायुमंडल का प्रेशर को नापने का मात्रक है ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है। एक ATM बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है, जबकि वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये तो आप पहले से जानते हैं, वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब।
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है समुद्र के सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर का होता है, समुद्र की सतह पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइट की कम बेशी होने की वजह से दाब जो है कम बेशी होता है। तो आइडियल कहाँ का लिया गया है कि समुद्र की सतह पर जो प्रेशर होगा उसको 1 atm मानेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानेंगे, उसको पास्कल में चेंज करके भी दिया हुआ नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, जैसे कि समुद्र के सतह पर होता है, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है। ठोस CO2 द्रव में नहीं आएगा, सीधे क्या हो सकता है सर, गैस में परिवर्तित हो सकता है। बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग स्टेज पे देखते हैं ना, नाचने गाने वाले लोग करते हैं, तो जो धुआं नहीं बनाते हैं है ना, स्टेज पे जो नीचे नीचे धुआं नहीं उड़ रहा होता है और फील कर रहे होते जन्नत वाली, फॉल्स जन्नत, ठीक है। तो बेसिकली वो शुष्क बर्फ ही होता है जो सॉलिड से सीधे गैस बन रहा होता है और नीचे उड़ रहा होता है, क्योंकि वो भारी होता है, हेवी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है, सूखा, क्योंकि वो भीगता नहीं है, वो लिक्विड में नहीं जाता, वो भीगता नहीं है, इसलिए। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। अब दो चीज़ हमने देखा पहले, क्या तापमान के द्वारा द्रव को हमने इधर उधर को चेंज करके देखा, और अभी हमने प्रेशर के जरिए से चेंज करके देखा। तो हम कह सकते हैं कि तापमान के जरिए से और दाब के जरिए से क्या हो सकता है सर, क्या हो सकता है, दाब में इधर उधर हो सकता है। अब यहाँ पर सबको समराइज किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, इस फिगर को, मैप को। क्या मान लीजिए ठोस है, अगर ठोस द्रव बनेगा तो उसको संगलन कहेंगे, गलना, है ना। लेकिन अगर द्रव ठोस बनेगा उसको जमना कहेंगे। क्लियर है, आसान है। द्रव अगर गैस बन जाएगा तो वाष्पीकरण, वाष्प बनेगा तभी ना द्रव, पानी वाष्प बन गया, उसको वाष्पीकरण कहेंगे। लेकिन ये गैस अगर द्रव बनेगा तो संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में। जैसे कि बादल बनते हैं तब गैस फिर पानी बन जाते हैं, उसको कहते हैं संघनन। ऐसे ही ठोस अगर गैस बन जाएगा तो ऊर्ध्वापतन, हमने थोड़ी देर पहला पढ़ा, और गैस अगर सीधे ठोस बन जाएगा तो निक्षेपण, है कि नहीं है। तो आप एक मैप से क्या कर सकते हैं, जितना पढ़ा है सबका डेफिनेशन बना सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठोस का सीधे गैस रूप में परिवर्तित होना ऊर्ध्वापतन कहलाता है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है, गैस का द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है, द्रव का गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब 6 डेफिनेशन यहाँ पर आपको आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। निम्नलिखित को सेल्सियस से बदलना, भाई 300 केल्विन है, सेल्सियस से बदलने के 273 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन है, इसको इसमें 273 माइनस करो, 273 जाएगा सीधा 300 डिग्री सेल्सियस हुआ ये, ठीक है। निम्नलिखित में मैं लिख के दूं क्या, 300 केल्विन माइनस 273 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 573 माइनस 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे निम्नलिखित तापमान पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा। देखो 250 डिग्री सेल्सियस पर तो जाहिर सी बात है जल क्या होगा, वाष्प के रूप में होगा, या इतना तो टेम्परेचर जाएगा भी नहीं, इतना टेम्परेचर पर रखेगी हवा बन जाएगा पानी। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। पानी 100 डिग्री तक भी गर्म हो जाता है, और जो वाष्प होता है उसकी भी जो टेम्परेचर होती है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्क क्या होता है सर, उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखा हुआ और हवा गैस के रूप में है। तो ये समझ गए मैं क्या बोला अभी। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान जो आकर्षण बल है पदार्थों के कणों के बीच का, वो आकर्षण बल जो होता है टूट रहा होता है, उसमें वहाँ उपयोग हो रही होती है, उसमें वहाँ खर्च हो रहा होता है, इसीलिए उसका जो तापक्रम है वो स्थिर रहता है, तापक्रम नहीं गड़बड़ रहा होता है। वायुमंडलीय गैसों के द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए सिलेंडर में रख के दबा देंगे, हैं। 2 ही तरीका हमारे पास है, या तो भैया टेम्परेचर कम करो, उतना टेम्परेचर क्या कम करेंगे भैया, उनको ना हम लोग ना कोई सिलेंडर में रख के ना खूब दबाएंगे, हैं। जब संपीड़ित हो जाएगा ना तब हो जाएगा भाई, छोटे जात की तरह भारत में जैसे होता है, जातिवाद ला देंगे भाई वायुमंडल में, अपने दब जाएगा कुछ। वाष्पीकरण, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। हाँ, दाब का तो नहीं कह सकते, पर ऊष्मा तो खैर चाहिए। कौन सा ऊष्मा, एटलीस्ट वो गुप्त वाला ऊष्मा है ना, गुप्त वाला वो तो खैर चाहिए ही, अदरवाइज वाष्पीकरण खाक नहीं होगा। क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए ही कोई तरफ वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। बिल्कुल भाई, कपड़े उपड़े सुखा रहे होते हैं, पानी वानी रख दो रूम में, बर्तन में ऐसे ही, रूम में ऐसे ही पानी वानी, उसको भाई आग के नीचे रखो, चूल्हा में न रखो, ऐसे रूम में खोल कर प्लेट में पानी, देखो 2-4 दिन के बाद आपको प्लेट का पानी गायब हो जाएगा रूम से। कैसे,
क्योंकि उसका जो पानी का जो कण है वो वाष्पीकृत हो गया, ऊपर से वो गर्मी जो थोड़ी थोड़ी मिलती रही ना, तो उसको जो गुप्त ऊष्मा है ना, गुप्त ऊष्मा वो मिल गया, निकल गया हाथ से। जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो ही जाता है, क्या ही करोगे, जल की भी अपनी मजबूरी भैया। गीले कपड़े को सूख जाते, जाहिर सी बात है। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ, जल वाष्पीकृत हो गया। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुक नहीं सकते, जाहिर सी बात है, आपने शुरू से यही पढ़ा भाई कि कण गतिशील होते हैं हमेशा। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों का कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो दूसरे कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। इसको थोड़ा समझाते हैं। देखो भाई, मतलब मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर इस बर्तन में पानी है तो सिर्फ मैं ऊपर वाले लेयर की बात करूँ कि यहाँ पर जो कण सब होगा, इस कण को ना देखो, जो बीच में जो कण होगा उसका तो भैया हर तरफ से क्या मिलेगा, हर तरफ से आकर्षण मिलेगा। लेकिन जो ऊपर का कण होगा उसके सिर्फ साइड से ना, नीचे से ना आकर्षण मिलेगा। ऊपर से तो वो खाली है ना, वो तो खुला हुआ है ना, ऊपर से तो वो फ्री है ना बेचारा, पहले से आज़ाद है ना थोड़ा सा। जो ऊपर के कण है, एक तो ऊपर से वो पहले से आज़ाद है, फोर्स लग नहीं रहा। ऊपर से हवा अगर चलेगी तो वो भी उसको थोड़ा धकेल देगा, ऊपर जाने में हेल्प कर देगा। ऊपर से जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो भी पहले ऊपर से उसी को मिलेगा। जो भी आसपास में थोड़ी बहुत गर्मी, जैसे अभी यहाँ पर गर्मी है ना, कुछ ना कुछ जो भी गर्मी वो भी ऊपर से पहले मिले, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत ऊष्मा मिल जाएगा, कहीं कहीं ऊपर से सहारा मिल जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, उसको गुप्त ऊष्मा मिल जाएगी और वो अपने आसपास के लोगों को छोड़ करके निकल लेगा। और फिर उसके बाद जो ऊपर आएगा फिर वो ऐसा करेगा, ऐसे करते करते एक बार एक के बाद दिगरे, एक के बाद दिगरे सब बाहर निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा प्लेट में पानी फैला के रखो, आप थोड़ा सा और देखो अब चलने के बाद गायब होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होगा। तो ये जो वाष्पीकरण है ये ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है, मतलब निरंतर होने वाला प्रोसेस है। और ये किसी खास तापमान पर नहीं होता, बल्कि तापमान में किसी तरह की वृद्धि भी होती है थोड़ी बहुत, तो उससे जो सरफेस पे होने वाली घटना है ये सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग जो होती है, पानी जो उबलना होता है बेसिकली वो पूरे में हो रहा होता है, बॉइलिंग पूरे में होता है। लेकिन जो ये वाष्पीकरण है ये सिर्फ और सिर्फ, देखो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन फर्क है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये इवेपोरेशन है, वेपोराइजेशन अलग चीज़ है। वो जो हुआ था गर्मी देकर के आपने 100 डिग्री सेल्सियस बात किया था, वो अलग चीज़ है। बॉइलिंग वो पूरे में होता है एक साथ, एकदम यहाँ के कण इधर उड़ के जा रहा होता है, पूरे एकदम हड़बड़ा रहे के जंग चल रहे होते हैं पानी के कणों के अंदर। लेकिन जब बात करें हम वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण सिर्फ सतह पर होने वाला प्रोसेस है, सिर्फ ऊपर के लेयर पे ये काम करता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखो, द्रवों के सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी ऊर्जा होती है कि वो एक दूसरे कणों से आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होना, इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण कहते हैं। आप चाहे तो कहाँ से करें, यहाँ से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, वाष्पीकरण अलग है, ठीक है, और क्वथनांक वो अलग है। क्वथनांक का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन थोड़ा मिला के देखना भाई। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, अभी जैसे मैंने कहा कि वाष्पीकरण पूरे पानी में नहीं हो रहा था, सिर्फ सतह पर होता है, और मैंने कहा कि हवा उसको हेल्प कर देता है, तो ये सब चीज़ है कारक है भाई। तो यहाँ पर आपने क्या करना है सर, 3 चीज़ें लेनी है। जैसे कि 5 मिलीलीटर थोड़ा सा 1 मुन्ना पानी लेना है भाई, और यह आपको ना पंखा के नीचे रखना है, एक खिड़की के नीचे रखना है, एक खुली रखी चीनी मिट्टी के प्याले में 5 मिनट, एक तो आपको थोड़ा सा पंखा के पास रखा है, प्याले में रखा है ना, उसके बाद कहीं अंदर अलमारी में बंद करके रखा है ना, यही ना। आप कमरे का तापमान नोट कर लीजिए। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय के, मतलब कौन कितना दिन में वो पानी गायब हुआ, जो आपका 5 ml पानी था उसी के बारे में लिखना है। आगे पढ़ते समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखो, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। देखो, सतह के क्षेत्र बढ़ने से, अगर आप एक ही मुन्ना पानी को इतना में प्लेट में फैला के रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सतह होगा। और हमने क्या कहा, सतह का पानी, ऊपर का पानी उड़ता है, तो अगर ऐसे पानी फैला हुआ रहेगा तो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेगा, जल्दी से जल्दी बहुत सारा पानी एक ही साथ उड़ पाएगा। लेकिन अगर मान लो उतना सारा पानी को आप समेट के इसमें रख दिए, है ना, तो अब ऊपर सतह पे थोड़ा ही पानी का बूंद है, तो एक बार पहले ये उड़ेगा, फिर उसके बाद कोई सतह पे आएगा, फिर वो उड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा सर, जल्दी होगा। समझ गए, लिख दीजिए। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें फैला के रखते हैं, कपड़े का समेट के रखेंगे, सिर्फ ऊपर का उड़ेगा, अंदर से तो नहीं उड़ पाएगा, फिर अंदर से ऊपर आएगा तब ना। लेकिन अगर आप फैला देते हैं तो एक ही साथ बहुत सारा सतह पे आ जाता है, सबको हवा मिल रहा होता है, सबके पास बाहर से एनर्जी नहीं है, मतलब बाहर से अट्रैक्शन नहीं है, सब भागने के लिए तैयार रहता है। तो ये सतह की प्रक्रिया है, मैंने पहले भी कही है। और ये क्या हो रहा है सर, सतह में अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये आसानी से बढ़ रहा है। तापमान वृद्धि, जाहिर सी बात है, ज़्यादा गर्मी है तो जल्दी से आसानी से क्या कर लेगा, वो अपना उड़ने के लिए ऊर्जा ले लेगा, जो आपका गुप्त ऊष्मा है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे कि वाष्पीकृत हो जाता है। तो अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इसीलिए कपड़ा हमने फैलाया था। अगर तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, इसीलिए हम कपड़ा धूप में फैलाते हैं। बात खत्म।
आर्द्रता में कमी, देखो आर्द्रता मतलब हवा में कितने पानी के बूंद हैं जो वाष्प के रूप में है। अगर मान लो क्या कि यहाँ पर पानी आपने जो रखा था वो पानी इसमें है, यहाँ पर है, ठीक है। और मान लो कि हवा में पानी यहीं के कण बहुत सारा है, यहाँ पर भी कण बहुत सारा, हवा में कण बहुत ज़्यादा है, तो इधर के कण उड़ने के लिए जगह उसका कम है, मतलब ऊपर से डिस्टर्ब करने वाले भी काफ़ी है। लेकिन अगर मान लो ऊपर पूरा रास्ता साफ है तो भागने में आसानी होती है ना कोई सिपाही उपाही नहीं है। तो वही कह रहा है कि आर्द्रता मतलब हवा में कितने पानी के बूंद है। तो कह रहा है कि वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा में आर्द्रता कहते हैं, ये भी पहले कह दिया। उसका तो कह रहा है किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास जो वायु में होता है एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल के कण की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर से लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर जल की आर्द्रता कम होगी, सॉरी वायु की आर्द्रता कम होगी तो इसको फ्री मिलेगा और ये आसानी से जा सकता है। यानी आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। वायु की गति में वृद्धि, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना पंखाओं का चलेगा तो क्या होगा, ये ऊपर क्या जो पानी का बूंद है उसको भगाने में हेल्प करेगा, उसका एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण जो होते हैं वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अगर मान लो यहाँ से उड़ कर कोई कण निकला था, उसके पास ऊर्जा नहीं था, यहीं पे फैला हुआ था, यहीं पे अटका हुआ था, निकल तो गया अपना घर से, लेकिन उसके बाद भाड़े नहीं है कहीं जाने के लिए, तो हवा करेगा इसको आके ऐसा ले जाएगा, ले भैया, तो फिर से क्या होगा, यहाँ खाली होगा तो नीचे वाला फिर इसको आने के लिए जगह मिलेगा। तो कुल मिला के हवा जो होता है वो बेसिकली क्या करता है सर, इसके लिए रास्ता आसान कर देता है। अगला टॉपिक हमारे पास वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जाहिर सी बात है ऊर्जा लेके जाएगा, इसीलिए खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। जब वाष्पीकरण होता है, जैसे जो उड़ेगा तो वो अपना ऊर्जा लेके जाएगा ना अगल बगल से, भाई हम उड़े हैं, हम लेके घर से भागेंगे तो हम लेके जाएंगे ना कुछ, तो उससे क्या होता है कि आपका पानी के बर्तन से मान लीजिए कि पानी के बूंद जो उड़े हैं ऊपर गए हैं, वो इसमें से कुछ ऊर्जा लेके गए हैं। अब ये ऊर्जा फिर कहीं से लेने की कोशिश करेगा, तो मान लो पानी का बर्तन गर्म हुआ है, अगल बगल से कहीं से जो मिल रहा है टेम्परेचर, उससे जो गर्म हुआ है वो गर्मी अंदर का लेना चाहेगा, जो सतह पर आया फिर वो ऊर्जा लेकर के भागना चाहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है इस तरह आसपास की ऊर्जा से अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, ठंडा पड़ता है ये, है ना। अब आप एसीटोन या नाखूनों को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है। अच्छा, ऊपर मैं नेपथलीन की बात कर रहा था, वो पेशाब करने जाते हो वॉशरूम में, वो बॉल गोली सब नहीं रहता है, उसको नेपथलीन बॉल कहते हैं। वो नेपथलीन बॉल जो होता है ना डायरेक्ट ही जो है ना सॉलिड से गैस बनता है, लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एसीटोन जो होता है नाखून पॉलिश करने हटाने के लिए एक लिक्विड होता है, वो जैसा उसको लगाओ तो ठंडा महसूस होगा। ठंडा इसलिए महसूस हुआ क्योंकि वो आपके बॉडी से टेम्परेचर लिया और ऊर्जा लेकर के वो उड़ने चाहा। क्या अपने हथेली पर गिराते समय तो क्या, अच्छा उसके अलावा आप इतर वतर परफ्यूम भी लगाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता होगा में भी, क्योंकि वो भी क्या करता है आपके बॉडी से ऊर्जा लेकर के भागता है, ठीक है, तो वो आपको ठंडा महसूस होता है क्योंकि आपके बॉडी में वहाँ पर ऊर्जा की कमी होती है। इस कण के आपके हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा से प्राप्त कर लेता है, वो अपना ऊर्जा आपके हथेली से लिया, वाष्पीकृत हो जाता है, ऊर्जा लेके उड़ गया, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, ठंडापन महसूस होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। छत पे आप पानी छिड़केंगे तो छत का जो पानी होगा वो क्या होगा, उड़ेगा तो छत का गर्मी लेके उड़ेगा, छत का गर्मी लेके उड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि जल के वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा के कारण सतह को शीतल बनाती है, वही उड़ने के लिए उसने गर्मी यूज करा छत का, तो छत की गर्मी कम हुई तो आपका ठंडा होगा। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। हाँ भाई, घड़े में जो पानी ठंडा होता है, एक तो यहाँ पर ये भी खुद भी दिया है, आगे देखते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका जवाब दिया है शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है, बिल्कुल, जिससे हम शीतलता महसूस मिलती है। जब गर्मी में पसीना आता है तो फिर ठंडा लगता है। रीज़न क्या है, पसीना आने का मतलब है कि आपका जो पानी, अच्छा सूती कपड़ा क्या करता है, जो पसीना होता है उसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो वो सतह पे आ जाता है, पानी अंदर नहीं रहता। अगर मतलब लाइलन का कपड़ा रहेगा, नायलॉन तो नहीं, पॉलिस्टर का, तो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो पानी अंदर ही रहेगा, है ना, बॉडी में सटा हुआ, तो सतह पे आ गया तब ना वाष्पीकृत होगा, क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। तो सूती कपड़ा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अब सतह आ गया, सतह पे आ गया तो आपके बॉडी से ऊर्जा लेगा, हवा की मदद से उड़ जाएगा, और जब उड़ेगा तो आपकी बॉडी से ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊष्मा कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपको ठंडक महसूस होगी, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान, है ना, द्रव सतह के कण हमारे शरीर या आसपास की ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर का अवशोषित हो जाती है। बस होने वाला है, वही हमने जो कहा था भाई वही है। प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर का अवशोषित हो जाती है, जिससे कि शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। भाई कैमरा स्विच ऑफ होने वाला है। अब कह रहा है कि बर्फीले जल से भरे गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है। वही बात है भाई, पानी अंदर जो है आपका क्या है, बर्फ है तो ठंडा है, बाहर जो है बेसिकली हम जानते हैं कि वायु में भी उपस्थित है, किसके, वायु के
पानी के कण, तो पानी के कण जब ठंडा होता है इसे सट करके तो फिर वो किस में पानी के बूंदे बदल जाते हैं। समझ गए होंगे किसी बर्तन में हम जो बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो होता है ठंडा पानी के संपर्क में आकर के कम हो जाती है। जो ऊर्जा है कणों के बीच का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो नजदीक आता है। जैसे हमने पढ़ा कि आप टेम्परेचर कम करके भी चीज़ों को नजदीक कर सकते हो, प्रेशर देकर भी कर सकते हो, यानी कणों के बीच के दूरी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये द्रव अवस्था में बदल जाता है जो हमें जल के बूंदों के रूप में पानी के ऊपर नजर आता है, जो हमने पढ़ा उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब कुछ सवाल है, जैसे कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्योंकि शुष्क दिनों में जो आर्द्रता होती है वायु में वो कम होती है। आर्द्रता कम होने के कारण जो वाष्पीकरण होता है वो अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होता है तो जब कूलर चल रहा होता है तो हमें ज़्यादा ठंडी हवा मिल रही होती है वाष्पीकरण के कारण। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि घड़े के जल का जो ऊपरी सतह है ना, उस पर वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण अंदर से जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर जो बाहरी ऊर्जा जो भी आती है वो भी बाहर उष्मा इधर से उधर करने में खर्चा हो जाता है, यानी है ना, बाहर से जो उष्मा आता है वो बाहरी चीज़ों को वाष्पीकरण करने में खर्चा हो जाता है, तो अंदर के पानी को गर्म नहीं कर पाता। एसीटोन, पेट्रोल, इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे हथेली से उष्मा लेकर के वो उस वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण हम हथेली पे ठंडा महसूस करते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि जो कप की अपेक्षा प्लेट होता है उसमें जो सतह है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, सतह ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है आसानी से वाष्पीकरण होता है, ज़्यादा मात्रा में वाष्पीकरण होता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, अधिक हमारे पसीने को अवशोष करेगा और साथ ही साथ हल्के रंग के होंगे तो वो क्या बोलेंगे, सूर्य प्रकाश को भी जो है परावर्तित करेगा। ठीक है, अवशोषित होगा, उससे वाष्पीकृत होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो उसके कारण हमें अंदर ठंडा महसूस होगा, क्योंकि वह हमारे शरीर के ऊष्मा को लेकर के कहीं ना कहीं वाष्पीकृत होगा। इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। और चैप्टर काफ़ी ईजी है, कुछ खास ऐसा चैप्टर में नहीं है, लेकिन चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमने तो देख ही लिया। आई होप चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लिख के बताओ क्या लगा, ठीक ठाक कि नहीं बताओ। ये सब क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे, एक आठ मैं बता देता हूँ फिर चले जाऊँगा। देखो क्या है, निम्नलिखित तापमानों में सेल्सियस क्या में लिखना है? भाई वही बात हो गई, फिर से सेल्सियस में बनाना है 273 माइनस करो, अरे फिर से दे दिया है। केल्विन में लिखना है तो इसमें 273 जोड़ो, 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 298, 373। तो भाई 373 को क्या केल्विन बनाना है, 373 प्लस 273 जोड़ के बता देना। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ ठोस पदार्थ में बिना छोड़े अदृश्य क्यों हो जाता है? नेपथलीन बॉल मैंने कहा ना, वो वॉशरूम में लगा रहता है, पेशाब वसाब करते वहाँ पर भी रहता है ना, डालते हैं जो नेपथलीन बॉल। बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो सीधा ही ऊर्ध्वापतन होता है, यानी वो सॉलिड अवस्था से, सॉलिड बोल रहे हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था मुक्त हो सकता है, बदल सकता है, इसीलिए हमें वो कुछ समय के बाद गायब होता दिखाई देता है। इस तरीके से और भी सवाल हैं एनसीईआरटी में के जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो तो डायरेक्ट इंटरनेट पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं ही आपको बताऊँ, मैं ही आपको सिखाऊँ और ये करके बताऊँ, तो आप कमेंट करिए, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 9th एंड अदर क्लासेज आल्सो फर्दर जो भी आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।